तो वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ डीटी। आज बेसिकली अपन सीए फाइनल नवंबर 24 की आरटीपी करने जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट की। सो आपको पता होगा कि सारी सब्जेक्ट्स की आपकी आरटीपी अवेलेबल कर दी गई है। तो आई थॉट कि आप लोगों के लिए आरटीपी सॉल्व करके आप लोगों का समय बचाया जाए। सो विदाउट फर्दर अडू मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले क्वेश्चंस में ले चलता हूँ। एमसीक्यूज अपन लास्ट में करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट। अच्छा, आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा इस आरटीपी को करते करते। उससे पहले अपन चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 मुझे क्या कह रहा है, बेसिकली अपन ये देख लेते हैं कि भाई 14 में अपने को करना क्या है। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 14 मुझे ये कह रहा है कि आप क्या करो, टोटल इनकम निकालो ऑफ द कंपनी एंड ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी निकालो फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। योर आंसर मस्ट गिव रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। तो चलो सबसे पहले अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या दे रखा है, एक कंपनी है मेसर्स क्योर लिमिटेड, इंडियन कंपनी, इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन 2020। अपन मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। मेरा नेट प्रॉफिट जो इतना दे रखा है 95,40,000 और उसमें डेबिट और क्रेडिट कर रखे हैं ये फॉलोइंग आइटम्स। तो देखो सबसे पहले अपन अपना काम क्या होता है, पीजीपी का जब भी अपन क्वेश्चन करते हैं तो नेट प्रॉफिट उठाते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 95,45,000। तो मैंने इधर उठा लिया 95,45,000। तो इधर अपन इसको हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज 95,45,000। ऑलराइट। नाउ इसमें मैंने क्या कर रखे हैं, ये सारे आइटम डेबिट और क्रेडिट कर रखे हैं, तो इसका अपन एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहला देखो क्या दे रखा है, paid 6 lakh as expenses for public issue of shares, the public issue could not materialize। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जो आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं वो अलाउ नहीं होते। तो बेसिकली ये जो 6 लाख का खर्चा है क्या हो जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये 6 लाख का खर्चा आपका बेसिकली डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको एड बैक करना पड़ेगा। तो अगर आपको पीजीपी और ट्रांसफर प्राइसिंग को समझना है तो मैंने जो है अपने चैनल पे डेमो लेक्चर्स डाल रखे हैं, बहुत डिटेल में, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के एक एक एडजस्टमेंट आप मैंने जो है उसमें कवर कर रखे हैं बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे पीजीपी का जो रिवीजन लेक्चर है, डेमो लेक्चर है मेरे बैच का, वो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। उसमें मैंने एक एक एडजस्टमेंट पीजीपी का सब कुछ करा रखा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आरटीपी में जो मेरे जो नोट्स है उसमें कवर नहीं होगा। ऑलराइट। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो मैंने क्या करा है, एक्सपेंस पे करे हैं 7,25,000 के, प्रोवाइड करिए फ्री बीज टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आपको पता है कि जो अगर आप फ्री भी प्रोवाइड करते हो मेडिकल प्रैक्टिशनर को तो ये भी अलाउ नहीं होता। मतलब 7,25,000 का खर्चा आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो मैंने 7,25,000 का खर्चा क्या कर दिया, एड बैक कर दिया। ये हो गया एड बैक। फिर आ जाओ, देखो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर रखा है 12,50,000 का, तो कंपनी से अपन ऐड करते हैं, इनकम टैक्स का लेस करते हैं। तो देखो कंपनी से का मैं क्या करूंगा, कंपनी से का डेप्रिसिएशन मैंने ऐड बैक कर दिया। आगे आ जाओ, देखो मैंने क्या करा है, फ्रेंचाइजी फी पे करिए 10 लाख की फॉरेन कंपनी को फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइजी। ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी फ्रेंचाइजी फीस है ये क्या है, आपकी फ्रेंचाइजी फी आपकी इंटेंजिबल एसेट है। तो आपने जो 10 लाख क्या कर रखा है, 10 लाख डेबिट कर रखा है, उसको ऐड कर देंगे और उस पर अपन डेप्रिसिएशन लेंगे। देखो 10 लाख का खर्चा मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, और 10 लाख का मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो आगे अगर आप देखोगे तो 10 लाख का 25%, इंटेंजिबल एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन मिलता है, 25%। मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया कितने का, 10 लाख का 25%, कितना हो गया, 2.5 लाख। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक पॉइंट क्या दे रखा है कि भाई मैंने परचेज कर रखी है 5 लाख की किसी एमएसएमई सप्लायर से। ठीक है। अच्छा, हमारा अग्रीमेंट क्या था कि भाई मुझे पेमेंट करना था 25 दिन के अंदर। तो आपने 43 भी पढ़ रखा होगा, उसके अंदर ये कह रखा है कि अगर आप एमएसएमई से क्या करते हो, परचेज करते हो, तो आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा विद इन अग्री पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, वो अग्री पीरियड 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेसिकली देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि भाई मैंने परचेज करी है 5 लाख की। अच्छा, गुड्स डिलीवर हो गए थे 25/2/2024 को। अच्छा, हमने डिसाइड करा था कि 25 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने 25 दिन के बाद पेमेंट करा कब, 29/3/2024 को। तो अपना प्रोविजन क्या कहता है कि भाई अगर आपने जो है अगले दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा तो जिस दिन पेमेंट करा उस दिन आपको जो है एक्चुअल बेसिस पे डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो करंट ईयर में मैंने पेमेंट कर दिया है। अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, अगर आप देखोगे अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, तो 23-24 के अंदर ही मैंने पेमेंट कर दिया। तो बेसिकली जो 5 लाख का खर्चा है वो मुझे अलाउ कर दिया जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये रहा, मैंने क्या करा है, कोई भी एडजस्टमेंट इधर मुझे नहीं करना है। और देखो पढ़ लो, देखो क्या दे रखा है, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू एमएसएमई अनलेस इट इज एक्चुअली पेड। ठीक है। अब इसमें क्या देखा है, वेदर ड्यू डेट इज अग्रीड अपॉन राइटिंग। अगर आपने क्या कर रखा है, अग्री कर रखा है, तो मैक्सिमम कितना डेज हो सकता है, 45 डेज हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डीम डिडक्शन। अच्छा, डिडक्शन इज अलाउड इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द सम इज एक्चुअली पेड। मैंने आपको बताया कि भाई अगर क्या कर रखा है आपने, कोई अग्रीमेंट कर रखा है तो अग्रीमेंट के तहत आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो अग्री टर्म्स 45 डेज से ज्यादा भी नहीं हो सकते। तो अपन ने करंट ईयर में करंट ईयर में अपना अग्री करा था कि भाई 25 दिन के अंदर मुझे पेमेंट करना है। मैंने 25 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा। इसका मतलब ये है कि भाई सरकार अब क्या कहेगी कि भाई जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया, जिस साल आपने पेमेंट कर दिया, उस साल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो मैंने जो है भले ही 25 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा, भले ही 25 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट प्रीवियस 2023-24 में ही हुआ है, तो ये खर्चा मुझे अलाउ कर दिया जाएगा। तो मुझे कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, 35 एडी के बिजनेस से, 35 एडी के बिजनेस से मुझे 17 लाख का प्रॉफिट हो रखा है, जो मैंने क्या कर रखा है इसके अंदर ऐड कर रखा था। इसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, क्योंकि 35 एडी का जो बिजनेस होता है उसके प्रॉफिट एंड लॉस को अपन सेपरेटली निकालते हैं। तो मैंने 17 लाख इधर से हटाया, लेस कर दिया। ठीक है। और 17 लाख को अलग से मैं दिखा दूंगा। तो 17 लाख को मैं क्या करूंगा, अलग से दिखाऊंगा। तो देखो मैंने 17 लाख का प्रॉफिट अलग से दिखाया, इजी है। आगे देखो क्या दे रखा है, सरकार कह रही है कि भाई आपको पावर सब्सिडी मिली थी इतने अमाउंट की, 5,30,500 की, 5,30,500 की। कब मिली थी, करंट ईयर में मिली है आपको 12 सितंबर 2023 को।
अच्छा, विद द स्टिपुलेशन दैट द सेम इज टू बी एडजस्टेड इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है, सॉरी 22-23। तो आपको पावर सब्सिडी मिली है, करंट ईयर में मिली है, विद द स्टिपुलेशन दैट सेम इज टू बी एडजस्टेड इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23। अभी इधर रखा है कि भाई सब्सिडी रिसीव वाज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ 22-23। बेसिकली सीधी सी बात ये कि करंट ईयर में आपको सब्सिडी मिली है, करंट ईयर में सब्सिडी मिली है तो आपकी इनकम होनी चाहिए थी, और आपने क्या कर रखा होगा, इसको इनकम बना रखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। देखो ये रहा पावर सब्सिडी का अपन कोई एडजस्ट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट पढ़ सकते हो आप, क्या दे रखा है, गवर्नमेंट ग्रांट व्हिच इज रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर लॉस और एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड, उसको अपन रिकॉग्नाइज करेंगे इन व्हिच इट इज रिसीव्ड। तो करंट में आपको जो है पैसा मिल चुका है, तो अपन क्या करेंगे, उसको पीएल में ऐड बैक कर देंगे, और ऐड बैक कर रखा है अपन ने इसको पहले से ही, मतलब पीएल में डाल रखा था, तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आगे देखो क्या दे रखा है कि भाई कंपनी ने जो है 4,80,000 का प्रॉफिट अर्न करा है फ्रॉम द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो बेसिकली 112 ए का केस हो गया ये, ठीक है, 112 ए का केस हो गया। तो ये 4,80,000 को पहले तो मैं लेस करूंगा, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट है उसमें से मैंने क्या करा, 4,80,000 को लेस करा, इसका मैं कैपिटल गेन निकालूंगा। अच्छा, कैपिटल गेन आपको निकालना आता होगा 112 ए के अंदर। 112 ए के अंदर अपन कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या करते हैं अपन, मैं लिखवा भी देता हूं आपको, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हैं। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेते हैं अपन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2018 लेते हैं, अगर अपन ने जो है इससे पहले खरीद रखे थे। मैंने आपको क्या बताया भाई, फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं अपन 31/1/2018 की। अब देखो क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है कि भाई आपने जो है 3,000 शेयर्स बेचे हैं। आपने क्या करा है, 3,000 शेयर्स बेचे हैं। अच्छा, कितने पे बेचे हैं, 260 पे बेचे हैं। अच्छा, आपने खरीदा कितने पे था, अगर आप देखोगे तो आपने खरीदा था 100 रुपए पे, कब खरीदा था, 2015 पे। और फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 180, तो मेरी जो 180 है वो क्या हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू मेरी कॉस्ट ऑफ मान ली जाएगी। तो 260 माइनस 180 इंटू 3,000 करेंगे अपन। तो इधर आ जाओ, देखो 3,000 इंटू मैंने क्या करा, 260 करा, तो मेरा फेयर फुल वैल्यू कंसिडरेशन आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या लेंगे अपन, हायर वाला लेंगे। तो बेसिकली 100 और 180 विच एवर इज हायर लूंगा मैं, 100 और 180 विच एवर इज हायर लूंगा। तो देखो 3,000 इंटू 180, 3,000 इंटू 180 करूंगा मैं, 3,000 इंटू 180 करूंगा तो कितना आ गया, 5,40,000 आ गया। तो 5,40,000 मेरा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन हो गया। अच्छा मैंने कैपिटल गेन का भी जो है रिवीजन वीडियो डाल रखा है, बहुत डेप्थ में अच्छी तरह कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसमें मैंने आपको दी है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता हो तो आप जो है उधर जाके मेरे जो चैनल है उस पर लेटेस्ट वीडियोस डाला गया उसको चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि भाई 112 ए के अंडर कैपिटल गेन कैसे निकलता है, सेल कंसिडरेशन में कंपेयर करता हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरी क्या होती है, फेयर मार्केट वैल्यू होती है एज ऑन 31/1/2018। अगर मैंने 31/1/2018 से पहले शेयर खरीद रखे हैं, लेकिन अपन एक ट्विस्ट देखते हैं कि भाई जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसको अपन सेल्स कंसिडरेशन से भी कंपेयर करते हैं। इसका रीजन मैंने आपको लेक्चर में समझा रखा है, आप उधर से जाके चेक कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या करा, 5,40,000 को कंपेयर करा, 7,80,000 से 5,40,000 आया, उसको मैंने कंपेयर करा 3 लाख से, तो मैं 5,40,000 इधर ले लूंगा। इसका पूरा लॉजिक मैंने आपको जो लेक्चर में समझा रखा है, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। तो बेसिकली मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकल के आया, 112 का 2,40,000 का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ गया। अच्छा, एक और चीज देखना, ये क्या बोल रहा है कि भाई एक बैंक ने आपका 8 लाख का लोन वेव ऑफ कर दिया। बैंक ने आपका 8 लाख का लोन जो है वेव ऑफ कर दिया, जिसमें से 6 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 लाख आपका क्या है, अरियर ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट है। और लोन कब लिया था मैंने, 12 सितंबर 2020 को लिया था, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। देखो सीधी सी बात ये है कि अगर आपका क्या होता है, लोन वेवर हो जाता है, लोन आपकी वेवर हो जाती है, आपकी लायबिलिटी वेवर हो जाती है, तो 41(1) में वो टैक्सेबल होती है, ठीक है, क्योंकि इधर दे रखा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए दे रखा है। लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, इस 8 लाख में से 6 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 2 लाख क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट है। तो ये 2 लाख आपने पे करा ही नहीं था, तो 43 में इनिशियल ईयर्स में डिसअलाउ हो गया होगा, ठीक है। 43 में क्या हो गया, इनिशियल ईयर्स में डिसअलाउ हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि पिछले सालों में आपने इस अमाउंट पे टैक्स पे कर दिया, तो जब ये वेव ऑफ हो गया तो इस पे वापस अपन टैक्स पे नहीं करेंगे। तो मुझे टैक्स कितने पे करना है, 6 लाख पे करना है। तो बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा कि 2 लाख इधर से लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 8 लाख क्या कर रखा है, 8 लाख पीएल में ऐड कर रखा है। अपन क्या करेंगे, बेसिकली 2 लाख को लेस करेंगे। देखो ये रहा, अपन ने क्या करा, 2 लाख को इधर से लेस कर दिया, और 6 लाख मेरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो मेरी क्या है, ट्रेडिंग लायबिलिटी है, वो वेव ऑफ हो गई है। तो 41(1) के अंदर वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। वेवर ऑफ सच इंटरेस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट टू टैक्स बाय इन्वोकिंग इतना। अपन इंटरेस्ट को तो लेंगे नहीं, क्योंकि 43 में ऑलरेडी डिसअलाउ हो गया था। बाकी जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट था उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट, कैलकुलेट करके पीएनएल में ऐड कर देंगे, और ऑलरेडी ऐड हो रखा है तो अपन ने कोई एडजस्टमेंट करानी है। तो 8 लाख ऐड हो रखा था, तो अपन ने क्या करा, बेसिकली 2 लाख को लेस कर दिया। क्यों लेस कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट पे वापस अपन टैक्स पे नहीं करेंगे। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आगे देखते हैं। देखो क्या दे रखा है कि भाई कंपनी ने जो है न्यू एम्प्लॉइज को ऐड करा था। कंपनी ने जो है 50 न्यू एम्प्लॉइज को ऐड करा था। 50 न्यू एम्प्लॉइज को ऐड करा था, कब ऐड करा था, 1/7/2023 को। अच्छा, और सैलरी कितनी थी, 23,000 पर मंथ। तो आपको 80 JJAA के अंदर रिडक्शन मिल जाएगा, 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय सैलरीज का, ठीक है। तो 80 JJAA में अपन रिडक्शन ले लेते हैं। देखो आ जाओ, 80 JJAA आ जाते हैं अपन। देखो ये रहा 80 JJAA। अपने कितने एम्प्लॉइज थे, 50 एम्प्लॉइज थे, ठीक है। 9 महीने थे, इंटू 23,000 कर दिया। तो बेसिकली ये टोटल सैलरी आ गई, इसका 30% मुझे डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो मेरे को 80 JJAA के अंदर 31,05,000 का 31,05,000 का डिडक्शन दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो कंपनी ने क्या दे रखा है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसमें, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयरहाउस इंक्लूडिंग लैंड ऑफ 25 लाख इन द रूरल एरिया फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर। मतलब 35 AD के बिजनेस के लिए आपने जो है क्या करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कराया, तो उसका आपको 100% डिडक्शन दे दिया जाता है, लेकिन लैंड का आपको नहीं मिलता। तो बेसिकली 40 - 25 करूंगा तो 15 लाख का मुझे डिडक्शन दे दिया जाएगा 35 AD में। तो देखो
3580 का जो अपन ने क्या निकाला था प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करा था, उसमें मैंने 15 लाख का रिडक्शन ले लिया कि क्या जो मैंने वेयर हाउस बनाया, मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आया 17 माइनस 15 2 लाख का। आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन बता रखा है कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट दे रखा है 9 लाख 20 हजार विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो अपन ने फ्रेंचाइजी का एडजस्टमेंट कर दिया, बाकी डेप्रिसिएशन कितना है 9 लाख 20 हजार है। तो अपन डेप्रिसिएशन ले लेते हैं 9 लाख 20 हजार का, देखो डेप्रिसिएशन अपन ने ले लिया 9 लाख 20 हजार का, कहां पर है ये रहा, डेप्रिसिएशन ले लिया 9 लाख 20 हजार का, तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 11 लाख 70 हजार। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का टर्नओवर दे रखा है कितना 3,95,000 पीवी से 2021-22 में, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पे रेट कौन सी लगेगी 25% रेट लगेगी, क्योंकि मेरा टर्नओवर अप टू 40 करोड़ 400 करोड़ है, ठीक है। फिर लोगों ने बता रखा है बुक प्रॉफिट आपका कितना 99.5 लाख 99.5 लाख आपका क्या आ रहा है बुक प्रॉफिट आ रहा है, तो मतलब आपको मैथ कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा, राइट। अच्छा आगे देखते हैं अपन, अभी बोल रहे हैं कि टोटल इनकम निकाल दो, तो अपन ने टोटल इनकम तो निकाली थी ना, आपको इसको टैक्स लायबिलिटी निकालने की बोल रहा है, तो देखो अपन ने टोटल इनकम तो पूरी निकाल ही दी, आप चेक करोगे तो देखो ये रहा, ये वाला एडजस्टमेंट ले लिया अपन ने, ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये सारे एडजस्टमेंट हो गए, इनका टोटल करा मैंने, फिर मैं नेट टोटल करता हूं तो मेरा टोटल इनकम निकल के आएगा 95,70,000, इतनी कहानी समझ आ गई। फिर 2 लाख मेरा जो है 3580 से क्या आया प्रॉफिट आया, तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 97,70,000। अच्छा 97,70,000 प्लस मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ 2,40,000 हुआ, तो मेरी टोटल इनकम हुई कितनी दिस कितनी हो गई टोटल 1,10,00,000, सो 1,10,00,000 मेरी टोटल इनकम हुई। 80 जे ए का रिडक्शन लिया तो मेरी नेट टोटल इनकम निकल के आई कितनी 69,05,000। अब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो देखो सीधी सी बात ये कि जो 2,40,000 इस पे तो स्पेशल रेट लगेगी 10%, तो 1 लाख तो एग्जाम होता है, तो 2 लाख में से मैंने 1 लाख एग्जाम करा और बाकी पे 10% टैक्स लगा दिया, तो कितना हो गया 14,000 हो गया, ठीक है। अब 69,05,000 में से मैंने बेसिकली क्या करा 2,40,000 को लेस करा, तो अगर आप क्या करोगे 69,05,000 करो, देखो 69,05,000 मैं इधर लिखा देता हूं आपको 69 लाख, हेलो, ओके, तो 69,05,000 में से मैंने क्या करा 2,40,000 रुपए तो टैक्स पे कर दिया, राइट। 69,05,000 में से मैंने 2,40,000 रुपए तो टैक्स पे कर दिया, तो कितना बचा देखते हैं अपन 69,05,000 माइनस 2,40,000 में करता हूँ तो बचता है 66,65,000। तो देखो 66,65,000 पे मेरे को 25% टैक्स पे करना है, ठीक है, तो मेरा टैक्स कितना निकल के आ गया 16,66,250, राइट। अच्छा मेरा टोटल टैक्स हो गया, उसमें मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दिया, तो मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई कितनी 17 लाख, सॉरी टोटल टैक्स निकल के आ गया 17,47,460। अच्छा मेरे पास सरचार्ज क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेरी जो टोटल इनकम है वो अप टू 1 करोड़ तक है, ठीक है, तो सरचार्ज कोई नहीं लगा, तो मेरा टैक्स निकल के आ गया 17,47,460। अच्छा मुझे बुक प्रॉफिट दे रखे थे, बुक प्रॉफिट के अंदर क्वेश्चन बता रखे थे, देखो क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट दे रखा था 99,50,000 का, तो उसका 15% करा, तो मेरा मैट निकल के आ गया कितना मिनिमम रिटर्न टैक्स निकल के आ गया 14,92,500 प्लस मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई, मेरी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई 15,52,200। तो मेरा नॉर्मल जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा आ रही है, मेरी जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज मैं देखूंगा कि भाई 115 बीडब्ल्यू 115 बीडब्ल्यू में मेरा टैक्स कितना निकल के आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई आप मुझे बता दो कि भाई आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आएगी, देखो ये रखा है कैलकुलेट द टोटल इनकम, कैलकुलेट द टोटल इनकम, कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी एंड ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी। ऑप्टिमम का मतलब ये कि टैक्स लायबिलिटी सबसे कम किसमें आ रही है, तो मैं 115 ए में भी टैक्स लायबिलिटी निकाल के अपनी कंपेयर करूंगा। आ जाओ देखो मुझे कंपेयर करना है क्या 115 बीडब्ल्यू में, तो मैं देखूंगा कि मेरी टोटल इनकम कितनी निकल के आ रही थी, टोटल इनकम निकल के आ रही थी 69,05,000 आ रही थी, मैं क्या करूंगा 69,05,000 ले लूंगा, 69,05,000 ले लूंगा। आपको पता होगा कि भाई 115 बीडब्ल्यू में आपको 3580 का डिडक्शन नहीं मिलता, तो मैं क्या करूंगा 15 लाख ऐड कर दूंगा, जो अपने 3580 में 17 लाख में से 15 लाख का डिडक्शन लिया था ना वो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन इस 15 लाख में मुझे डेप्रिसिएशन जरूर मिल जाएगा 10% का, मेरी टोटल इनकम निकल के आएगी 115 बीडब्ल्यू में 82,55,000। इसमें मैं क्या करूंगा बेसिकली अगेन टैक्स निकालूंगा, तो वही 2,40,000 रुपए टैक्स निकल के इतना, बाकी बैलेंस पे टैक्स निकला कितना 22%, 115 बीडब्ल्यू में 22% टैक्स लगता है। फिर मैं सरचार्ज लगाऊंगा, सरचार्ज कंपलसरी होता है 10%, ये हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगा, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी निकल के आई कितनी 20 लाख की। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर मैं 115 बीडब्ल्यू लेता हूं तो मेरा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 20 लाख के समथिंग का, और नॉर्मल प्रोविजंस के बेसिस में मेरा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 17 लाख का, तो मैं क्या करूंगा नॉर्मल प्रोविजंस को ही ऑप्ट करूंगा। आई होप आपको जो है पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ऑलराइट। तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 को अपन थोड़ा सा लास्ट में करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ दे रखी है इन लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 15 को अपन लास्ट में करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, एक रीट है, एक क्या है रीट है, सो बीटा अ रीट रजिस्टर्ड अंडर द रेलेवेंट सेबी रेगुलेशंस होल्ड 65% शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो बेसिकली एस लिमिटेड क्या है, एसपीवी है, क्योंकि 65% शेयर्स किसके हैं, बीटा लिमिटेड के पास हैं। आगे बढ़ते हैं, जो अपनी रीट दे रखी है उसको अपन रीट की कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या बता रखा है कि रीट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स इनकम, ओके। आगे मुझसे पूछ रहा है कि भाई कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ बीटा एंड अर्पण। तो बीटा लिमिटेड क्या है, बेसिकली रीट है, और अर्पण क्या है, अर्पण मेरा क्या है, अर्पण एक यूनिट होल्डर है रीट में। तो अगर आप देखोगे नीचे बता रखा है कि भाई अर्पण रेसिडेंट इंडियन होल्ड 70% यूनिट्स इन रीट,
तो अर्पण के बाद रीट के कितने यूनिट्स हैं? 70% यूनिट्स किसके पास है? अर्पण के पास है, अर्पण अर्पण के पास है। आगे देखोगे तो क्या दे रखा है कि ही एक्वायर्ड द यूनिट्स ऑफ रीट एट इश्यू प्राइस ऑफ 1.5 करोड़। ठीक है, इसने क्या कर रखा है? रीट की यूनिट्स एक्वायर कर रखी है 1.5 करोड़ पे, और आगे बता रखा है कि ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम। फिर रीट ने क्या करा? रीट ने जो है 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करा यूनिट होल्डर्स को। अच्छा, ऊपर आ जाओ। अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको बता रखा है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एच लिमिटेड। एच लिमिटेड बोले तो एसपीवी। तो आपने पढ़ रखा होगा, अगर आपको बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस ट्रस्ट का पूरा कंसेप्ट पता है तो आपको ये पता होगा कि भाई इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीवी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। किसके हाथ में? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। और टैक्सेबल किसके हाथ में होती है? यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो देखो क्या दे रखा है? सबसे पहले तो 12 करोड़ बता रखा है। 12 करोड़ का मेरा क्या है? इंटरेस्ट है, और 2 करोड़ का मेरा डिविडेंड है। तो दोनों बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखते हैं, देखो देखो 12 करोड़ क्या है? मेरा इंटरेस्ट है, ये रीट के हाथ में क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल किसके हाथ में हो गया? अर्पण के हाथ में टैक्सेबल हो गया। अर्पण के पास क्योंकि 70% यूनिट है, तो 12 करोड़ का 70% किसके हाथ में टैक्सेबल हो गया? अर्पण के हाथ में टैक्सेबल हो गया। अच्छा, डिविडेंड सेम ट्रीटमेंट किसका होगा? डिविडेंड का होगा। तो देखो डिविडेंड रीट के हाथ में क्या हो गया? बेसिकली एग्जेम्प्ट हो गया। अर्पण के हाथ में 70% टैक्सेबल हो गया। इजी है। आगे देखना, आपको एक चीज पता होगी कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम जो रीट कमाती है अपनी प्रॉपर्टी से, वो एग्जेम्प्ट होती है। तो नीचे देखो क्या दे रखा है? रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन रियल एस्टेट एसेट्स। तो ये भी क्या होता है? बेसिकली बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। तो अपन आ जाते हैं लास्ट में देखो ये रहा, जो रेंटल इनकम थी, वो क्या हुई? 2 करोड़ की बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो गई, और यूनिट होल्डर के हाथ में 70% क्या हो गई? बेसिकली टैक्सेबल हो गई, क्योंकि इसके पास 70% यूनिट्स थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो भी इनकम होती है, इसके अलावा बिजनेस ट्रस्ट की जो भी इनकम होती है, आपको पता होगा कि वो किस पे टैक्सेबल होती है? एमएमआर पे टैक्सेबल होती है। एमएमआर पे टैक्सेबल होती है, एक्सेप्ट 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 क्या? 111 ए 112। ठीक है, एक्सेप्ट स्पेशल रेट के अलावा जो भी इनकम है बिजनेस ट्रस्ट की, वो एमएमआर पे टैक्सेबल होती है। अब देखना, बिजनेस ट्रस्ट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं। बिजनेस ट्रस्ट को बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं कितने के? 1.2 करोड़ के हुए हैं। तो 1.2 करोड़ के हुए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एमएमआर पे टैक्सेबल होगी, तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। ये रहा, 1 करोड़ 20 लाख किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होगा। यूनिट होल्डर के हाथ में पूरा की पूरी इनकम क्या हो जाती है? बेसिकली एग्जेम्प्ट हो जाती है। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? तो देखो इसमें बता भी रखा है एमएमआर पे टैक्स लगेगा। फिर देखो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड वेंचर्स ऑफ द कंपनीज। तो बिजनेस ट्रस्ट की जो अदर इंटरेस्ट आई है, वो भी क्या होगा? सेम एमएमआर पे बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स पे करना पड़ेगा। यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो सेम चीज याद रखिए, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। आपको एक चीज बताता हूँ, बिजनेस ट्रस्ट ने करंट में पैसा कितना कमाया? देखो 12 करोड़, ये कितना हो गया? 12 प्लस 2 करोड़, ये कितना हो गया? +2 प्लस 1.2 ये, फिर प्लस 12 लाख है ये। ओ तो इसको अपन ऐसे ले लिखते हैं, 12 करोड़ तो ये हो गया। मैं क्या बता रहा था आपको कि भाई बिजनेस ट्रस्ट ने इनकम कमाई 12 करोड़ की, ये 2 करोड़ की डिविडेंड, ठीक है, 1.2 करोड़ के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, 0.12 करोड़ की क्या? इंटरेस्ट, और रेंटल इनकम कितनी कमाई? 2 करोड़ कमाई। टोटल करो इन सबका कितना आ रहा है? इन सबका मैं बोल रहा हूँ टोटल करो कितना आ रहा है। करते हैं अपन, देखो टोटल 12 प्लस 2 प्लस 1.2 प्लस 0.12 प्लस 2 कितना हो गया? ये 17.32। मतलब करंट ईयर में बिजनेस ट्रस्ट ने 17.32 की इनकम कमाई थी, और डिस्ट्रीब्यूट कितनी करी है? देखो डिस्ट्रीब्यूट करिए 20 करोड़। इसका मतलब क्या है कि भाई 20 माइनस 17.32 कुछ अलग, कुछ और डिस्ट्रीब्यूट करा है। कितना हो गया? 2.68 कुछ और डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब देखना, इसमें मुझे बता रखा है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रीट डिस्ट्रीब्यूटेड 20 करोड़ टू द यूनिट होल्डर। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताया कि अपन ने सबसे पहले तो क्या करना है, 2.68 निकल के आ गया, क्या जो एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 2.68 एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक बिजनेस ट्रस्ट के अंदर अमेंडमेंट आया था, और बिजनेस ट्रस्ट का अमेंडमेंट क्या था वो आपको इधर से बता देता हूँ। देखो बिजनेस ट्रस्ट का अमेंडमेंट ये था कि भाई ये क्या है? बिजनेस ट्रस्ट है, और ये क्या है? यूनिट होल्डर है। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट है और ये यूनिट होल्डर है। बिजनेस ट्रस्ट ने कोई ऐसी इनकम कमाई, बिजनेस ट्रस्ट ने क्या करी, जो कोई ऐसी इनकम कमाई और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट ने कोई इनकम कमाई और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, जो किस नेचर की नहीं है, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड के नेचर की नहीं है। ठीक है, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड के नेचर की नहीं है, जो उसको एसपीवी से मिला है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रस्ट ने कोई इनकम कमाई और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट ने कोई इनकम कमाई और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, लेकिन इस इनकम में अपन क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? इंटरेस्ट, डिविडेंड और एसपीवी को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली मैं लिख लेता हूँ, ये बिजनेस ट्रस्ट है और यूनिट होल्डर्स है। तो ये बेसिकली बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। इसके अलावा
बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी अदर इनकम होती है, इसके अलावा कोई भी बिजनेस ट्रस्ट की अदर इनकम होती है, तो वो क्या होती है बेसिकली, इधर टैक्सेबल होती है, इधर एग्जम्प्ट होती है। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर बिजनेस ट्रस्ट की कोई ऐसी इनकम है, बिजनेस ट्रस्ट की कोई ऐसी इनकम है जो जो इन ये दोनों इनकम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ट्रस्ट ने कोई इनकम कमाई, बिजनेस ट्रस्ट ने कोई इनकम कमाई जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है और यूनिट होल्डर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है सरकार ने अमेंडमेंट के थ्रू दिया। वापस मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बिजनेस ट्रस्ट की अगर कोई इनकम होती है इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी, तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है और यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। बिजनेस ट्रस्ट की कोई भी अदर इनकम है, इन दोनों के अलावा जो कोई भी अदर इनकम होती है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल और यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। लेकिन बिजनेस ट्रस्ट की कोई ऐसी इनकम आई, बिजनेस ट्रस्ट की कोई ऐसी इनकम आई जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट है बेसिकली, और यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेम्प्ट है, तो उसका सरकार ने ट्रीटमेंट दिया। अच्छा, ये ऐसी कौन सी इनकम है, ये ऐसी कौन सी इनकम है, तो आपको पता होगा कि भाई जब बिजनेस ट्रस्ट क्या करती है, ये एसपीवी है, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट क्या करती है बेसिकली, एसपीवी को लोन देती है, बिजनेस ट्रस्ट जो है एसपीवी को लोन देती है। अच्छा, एसपीवी ने क्या करा, लोन का रिपेमेंट करा, एसपीवी ने लोन का रिपेमेंट करा बिजनेस ट्रस्ट को, और बिजनेस ट्रस्ट ने वही इनकम किसको बांट दी, यूनिट होल्डर्स को बांट दी। अब मुझे ये बताओ कि जो लोन का रिपेमेंट हुआ, जो लोन का रिपेमेंट बिजनेस ट्रस्ट ने किसको करा, यूनिट होल्डर्स को करा। जो लोन का रिपेमेंट बिजनेस ट्रस्ट ने किसको करा, यूनिट होल्डर्स को करा। वापस बता रहा हूं जो एसपीवी ने क्या करा था, एसपीवी ने बेसिकली लोन का रिपेमेंट करा था बिजनेस ट्रस्ट को, और बिजनेस ट्रस्ट ने वो बांट दिया किसको, यूनिट होल्डर को। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब बिजनेस ट्रस्ट क्या कर रही है, लोन का रिपेमेंट बांट रही है किसको, यूनिट ट्रस्ट को, तो क्या बिजनेस ट्रस्ट की वो इनकम है, भाई लोन का रिपेमेंट हुआ है तो वो इनकम थोड़ी होती है, मैंने किसी को उधार दिया था वो पैसा मुझे वापस आ गया तो मेरी इनकम थोड़ी है। तो सरकार ने कहा कि जब कोई ऐसी इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट क्या कर रही है, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखा लोन का रिपेमेंट की बात करी अपन ने, ठीक है, लोन के रिपेमेंट की बात करी। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले जो है लोन का रिपेमेंट किसको मिला, बिजनेस ट्रस्ट को मिला, तो क्या बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल है, नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी इनकम है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, यूनिट होल्डर के हाथ में तो क्या होता है, सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती ही है, आपको पता होगा यूनिट होल्डर के हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये वाली इनकम टैक्सेबल होती है, बाकी सारी इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाती है, बेसिकली एग्जेम्प्ट हो जाती है, राइट। तो सरकार ने ये चीज कही कि भाई कोई अगर ऐसी इनकम बिजनेस ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई ऐसी इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी इनकम है ही नहीं और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो नहीं सकती, तो इसका क्या करा जाए, तो सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया और सरकार ने ये कहा कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी तरह की इनकम जैसे लोन का रिपेमेंट बिजनेस ट्रस्ट क्या कर रहा है, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी क्या नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, तो बेसिकली यूनिट होल्डर्स को क्या फायदा हो रहा है, बिजनेस ट्रस्ट को क्या फायदा हो रहा है कि उस अमाउंट पे टैक्स बच जा रहा है। तो सरकार ने क्या करा, अगर ऐसा कोई रिपेमेंट कर रही है बिजनेस ट्रस्ट किसको, यूनिट होल्डर को, तो उस केस में यूनिट होल्डर को क्या करना पड़ेगा, उस केस में यूनिट होल्डर को ये देखना पड़ेगा कि जो भी उसको पैसा मिला है, जो भी उसको पैसा मिला है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम कर दिया जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया कि भी जो भी इस तरह का पैसा बिजनेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर को मिल रहा है, यूनिट होल्डर क्या करेगा, अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम कर देगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो उसने खरीदी थी। अच्छा, इससे होगा क्या कि भाई फ्यूचर में जब यूनिट होल्डर इस बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को बेचेगा तो सेल अमाउंट में से उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम कर दिया गया। तो सरकार ने कहा कि अगर बिजनेस ट्रस्ट ने कोई ऐसी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी है जो दोनों के हाथ में ही क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में क्या होगा कि यूनिट होल्डर क्या करेगा, उस इनकम को अपनी कॉस्ट इक्वेशन से कम करता जाएगा, और जैसे ही उसकी कॉस्ट इक्वेशन क्या हुई, जीरो हो गई, जैसे ही उसकी कॉस्ट इक्वेशन बेसिकली क्या हुई, जीरो हो गई, तो जो बैलेंस अमाउंट फ्यूचर में मिलेगा उसको, वो क्या होगा, उसकी आईएफएस मान ली जाएगी, ठीक है। तो मैंने बहुत छोटा क्रिस्प करके आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, राइट। अब देखना इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि भाई इस क्वेश्चन में 17.32 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 17.32 बिजनेस ट्रस्ट की इनकम है, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट ने बेसिकली 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो मुझे एक चीज बताओ, 20 करोड़ माइनस 17.32, 2.68 कुछ ऐसा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा है बिजनेस ट्रस्ट ने जो दोनों के हाथ में है, क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि जो यूनिट होल्डर है जो भी अमाउंट उसको मिला है वो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम करेगा, और जो भी एक्सेस अमाउंट मिला है, तो फॉर एग्जांपल यूनिट होल्डर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कितनी, 10 रुपए, और उसको अमाउंट मिला है कितना, 20 रुपए का, तो सबसे पहले वो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को खत्म कर देगा। तो 20 में से क्या हुआ, 10 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 10। अब ये 10 क्या हो जाएगा, उसकी आईएफओएस मान ली जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, तो ये 2.68 है, ये 2.68 में जो अर्पण है उसका शेयर कितना हुआ, उसका शेयर होगा 70%। तो 2.68 का 70% निकालो कितना है, 2.68 का 70% करता हूं तो ये आएगा कितना, 1.876, ठीक है। कितना आया, 1.876 आया, ठीक है, 1.876 आया। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो भी पैसा किसको मिला है, अर्पण को मिला है। अर्पण क्या करेगा, सबसे पहले अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम करेगा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.5, तो 1.5 माइनस 1.5 कर दिया तो जीरो हो गया। तो बेसिकली 1.876 में से 1.5 तो उसने क्या करा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, तो 1.876 माइनस 1.5 अगर मैं करता हूं तो बचेगा ये 0.376, तो 0.376 क्या हो जाएगी, उसकी आईएफओएस मान ली जाएगी। तो आ जाओ अब देखो,
0.376 उसकी आईएफएस मान ली गई, तो 0.376 इंटू अगर मैं 1 करोड़ कर दूंगा तो ये आ जाएगा 37,60,000। ठीक है, तो ये अपना पूरा बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मैं आपको वापस कॉन्सेप्ट फटाफट बता देता हूँ जो मेरे अपन ने करा है इधर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि भाई बिजनेस ट्रस्ट की एक बार कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अब आपके एग्जाम में गारंटी पूछेगा इस बार। तो बिजनेस ट्रस्ट की इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसपीवी क्या होती है, एग्जाम होती है। यूनिट होल्डर के हाथ में वो क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। इसी तरह से कोई अदर इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होती है, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जाम होती है। सरकार ने कहा कि भाई बिजनेस ट्रस्ट कोई पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है किसको, यूनिट होल्डर को, जो दोनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि भाई एसपीवी से जो लोन रिपेमेंट मिला, एसपीवी से एसपीवी से जो लोन रिपेमेंट मिला, एसपीवी से जो लोन लोन रिपेमेंट मिला किसको, बिजनेस ट्रस्ट को। वो बिजनेस ट्रस्ट ने क्या करा, यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, जो बिजनेस ट्रस्ट को लोन रिपेमेंट मिला है वो बिजनेस ट्रस्ट की इनकम थोड़ी है। ठीक है, अगर मैंने किसको लोन दिया है उसने मुझे लोन रिपे कर दिया तो मेरी इनकम थोड़ी बन जाती है। लोन पे इंटरेस्ट इनकम होता है ना, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट पे इनकम नहीं होता। तो बेसिकली बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इनकम नहीं है। अच्छा, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इनकम नहीं है, इसका मतलब बिजनेस ट्रस्ट टैक्स पे नहीं करेगी। अच्छा, यूनिट होल्डर के हाथ में भी इनकम होगी नहीं, ऑफ कोर्स यूनिट होल्डर के हाथ में इनकम होगी नहीं, क्योंकि प्रोविजन क्या कहता है कि भाई यूनिट होल्डर के हाथ में ये वाली इनकम के अलावा सारी इनकम है क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। फिर सरकार ने एक चीज कही, सरकार ने अमेंडमेंट आया कि भाई अगर कोई ऐसा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो दोनों के हाथ में क्या है, एग्जम्प्ट है, तो सरकार ने उसको टैक्सेबल करने के लिए प्रोविजन ला दिया कि भाई यूनिट होल्डर क्या करेगा, सबसे पहले अपने कॉस्ट ऑफ से कम करेगा, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ भी खत्म हो जाती है फिर क्या करेगा, वो अपनी आईएफएस मान लेगा। इजी है, आपको समझ में आ गई होगी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया। ऑल राइट, अब देखो अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझना। अच्छा, इसमें एक देखो पॉइंट नोट क्या दे रखा है कि एच लिमिटेड मतलब एसपीवी हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर 115 बीडब्ल्यू। तो आपको पता होगा कि भाई जब एसपीवी क्या करती है, 115 बीडब्ल्यू लेती है तो डिविडेंड क्या होता है, टैक्सेबल होता है। अगर एसपीवी क्या करती है, नॉर्मल नॉर्मल स्कीम में जाती तो डिविडेंड दोनों के लिए एग्जाम्प्ट हो जाता, मतलब बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर के लिए दोनों के लिए क्या होता है, डिविडेंड एग्जाम्प्ट हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ क्या रखा है कि भाई एच लिमिटेड ने 115 बीडब्ल्यू ले रखा है, इसका मतलब क्या है, 115 बीडब्ल्यू ले रखा है, इसका मतलब ये है कि जो डिविडेंड है वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट नहीं होगा। अब देखो एक चीज समझना, एक कंपनी है एबीसी टेलीकॉम लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है एबीसी टेलीकॉम लिमिटेड हैज एंटर इनटू वेरियस एग्रीमेंट विद वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स टू सेल इट्स प्रीपेड प्रोडक्ट। मतलब क्या है, एबीसी टेलीकॉम लिमिटेड के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करेंगे, इस कंपनी के जो है प्रोडक्ट बेचेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिकली करते क्या है, इसके प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद लेते हैं और फिर अपने अपने नाम से क्या करते हैं, बेसिकली आगे बेचते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं प्रीपेड प्रोडक्ट्स। किस पे, कितने पे परचेज करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस से परचेज करते हैं, एंड आर फ्री टू सेल द प्रोडक्ट्स एट एनी प्राइस बिलो द प्रिंटेड प्राइस। तो एमआरपी से कम कितने पे भी वो बेच सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई माल खरीदा कितने पे, अच्छा एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी दे रखी है 100 रुपए। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, इस कंपनी से जो है ये माल खरीद लिया 40 रुपए पे। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, 40 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में कितने भी अमाउंट पे इसको बेच सकता है। ठीक है, और जो भी वो बेचेगा उसका फायदा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा कितने पे, 40 पे, और उसने बेचा 90 पे, तो उसका फायदा कितना हुआ, 50 का। तो बेसिकली वही कह रखा है कि बेसिकली जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या करता है, डिस्काउंटेड प्राइस से माल खरीदता है और आगे क्या करता है, फ्री आगे क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है एट एनी प्राइस बिलो द प्रिंटेड प्राइस। अब देखो आगे क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स मेक प्रॉफिट बेस्ड ऑन द मार्जिन बिटवीन द परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस टू द रिटेलर्स ऑन द और कस्टमर्स। सीधी सी बात है, वही होगा। अब देखो क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे फॉर द प्रोडक्ट्स इन एडवांस। मतलब जब डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी से माल खरीदता है, जब डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी से माल खरीदता है तो एडवांस में पेमेंट कर देता है, कोई भी उधार नहीं रखता, irrespective of when they sell them. अब ABC Telecom Limited does not credit or pay any income to the distributor and is not involved in the transactions between the distributors and third party। मतलब कि जो ABC Limited है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर और थर्ड पार्टी के बीच में इन्वॉल्व नहीं रहती। अब आगे ये पूछना चाह रहा है कि भाई क्या एबीसी लिमिटेड इज ऑब्लिगेटेड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट कंपोनेंट अर्न बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई 194 एच में क्या कमीशन पे टीडीएस कटना चाहिए। इतना सा बस ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई एबीसी लिमिटेड को क्या 194 एच के अंदर टीडीएस काटना चाहिए। तो आप मुझे लॉजिकली बताओ, एक क्या है, एक एबीसी लिमिटेड है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है और एक कस्टमर है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर करता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर इधर से माल खरीदता है, डिस्काउंटेड प्राइस को इधर आके बेच देता है। तो किधर से भी अपने को ये लग रहा है क्या कि भाई ये जो बंदा है डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इसका एजेंट है। एजेंट थोड़ी है, प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि इसने माल खरीदा पेमेंट दे दिया, इसने माल खरीदा पेमेंट दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये अपना माल इसको बेच देगा कस्टमर को, और जो कितने प्राइस से बेचेगा वो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो मेरा एबीसी लिमिटेड है, डिस्ट्रीब्यूटर और इसके अग्रीमेंट के बीच में आता भी नहीं है। तो बेसिकली अपन ये कहेंगे भाई प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है, तो बेसिकली 194 एच में कमीशन पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है,
तो वही चीज इन लोगों ने इतनी बकवास कर रखी है। अब इसको एक बार पढ़ लेना पूरा, ठीक है। तो 194 एच की इस लोगों ने बात करी है, कमीशन वाले की बात करी है कि भाई टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। आगे जाके अगर आप देखोगे, देखो क्या दे रखा है, अपनालिंग द रैशनले ऑफ सुप्रीम कोर्ट 194H is not applicable in the hands of ABC Limited, and it would not be under obligation to deduct TDS on the income and profit component in the payments received by the distributor or franchisee from the third party। मतलब बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट हुआ है वो उसका कमीशन नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट हुआ है वो उसका कमीशन नहीं है, कोई भी टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये केस स्टडी आपको बता रही है, ठीक है। ये थियोरेटिकल है, पढ़ लेना आप, मैंने आपको लॉजिकली पूरा समझा दिया। पढ़ना चाहते हो चलो इसको रहने देते हैं, पढ़ सकते हो इसको, ईजी है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा समय बचा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपना 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। 16 हो गया, 17 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपन 18। देखो 18 में क्या दे रखा है कि भाई 18 जो है सर्वे, सर्वे का क्वेश्चन है कि भाई एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था बेसिकली, ठीक है। अच्छा, एओ क्या करता है, सर्वे करने पहुंच जाता है रात के 9:30 बजे। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, कब तक ओपन रहता है, ये हर रोज सुबह 5 से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। ओनर ये कहता है कि भाई सूर्य ढल चुका है, सनसेट हो चुका है, आप जो है सर्वे नहीं कर सकते। अपने को ये बताना है कि भाई सर्वे करा जो इसने वो पॉसिबल है कि नहीं है। उसके अलावा एओ ने देखो क्या करा, एओ वांटेड टू टेक अवे विद हिम द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कैश केप्ट एट द प्रीमाइसेस ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मतलब एओ बेसिकली पहले तो सर्वे करता है, सर्वे कब करता है, रात के 9:30 बजे करता है। एंड दूसरा बोल रहा है कि भाई एओ एओ क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को घर पे लेके जाना चाहता है। मतलब एओ अपने घर पे लेके जाना चाहता है बुक्स ऑफ अकाउंट और कैश को, क्या अलाउड है। तो अगर आपने 133 ए का सेक्शन पढ़ रखा होगा तो आपने एक चीज पढ़ रखी होगी कि भाई एओ सर्वे कर सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स का मतलब क्या होता है कि भाई जब तक आपका बेसिकली बिजनेस ओपन रहता है। तो अपना बिजनेस कब तक ओपन रहता है, 5 से लेकर रात के 10:30 बजे तक। और एओ ने सर्वे कब करा है, रात के 9:30 बजे तक, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर ये बोल रहा है कि भाई एओ जो है घर पे, एओ जो है अपने घर पे क्या लेना चाहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट और कैश लेके जाना चाहता है। तो आपने अगर 133 ए पढ़ रखा हो तो उसमें ये कहता है कि भाई एओ क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या फिर अदर एसेट को इंपाउंड करके लेके जा सकता है, लेकिन कैश को नहीं लेके जा सकता। आप पढ़ लो। देखो इसने वही कह रखा है कि भाई एओ कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ सर्वे, एओ सर्वे कर सकता है, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर की। फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है कि भाई अगर उसने परमिशन ले ली है तो बिजनेस आवर्स में क्या कर सकता है, बेसिकली सर्वे कर सकता है। करंट केस में अपन ने जो है बिजनेस आवर्स में करा है तो अलाउड है। देयरफॉर द क्लेम मेड बाय द ओनर इज नॉट वैलिड, जो ओनर कह रहा है वो गलत है, ठीक है। ओनर ये कह रहा है कि भाई आप सर्वे नहीं कर सकते, हमने कहा प्रोविजन के बेसिस बता दिया कि आप सर्वे कर सकते हो। फिर आगे क्या दे रखा है, एओ एओ इंपाउंड कर सकता है, एओ में इंपाउंड and retain his custody for such period as he may think fits books of account या other documents inspected by him after recording the reasons for doing so। तो क्या कर सकता है, इंपाउंड करके रिटेन कर सकता है, बट कैश को नहीं लेके जा सकता। हाउएवर द एओ कैन नॉट रिमूव कैश एट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मोरओवर वो 15 दिन से ज्यादा अगर रिटेन करना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या, तो ये बेसिकली जनरल प्रोविजन है, थेटिकल प्रोविजन है। अगर आपने असेसमेंट प्रोसीजर अच्छे से कर रखा होगा तो आपको क्लिक कर जाएगा। और मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर को छोड़ के मत जाना। मैं बेसिकली जो है क्या करूंगा, नवंबर 24 के लिए रिवीजन वीडियोस डालूंगा डीटी के, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें गारंटीड ये चीजें कवर होंगी सारी। तो देखो जनरली होता ही है कि भाई असेसमेंट प्रोसीजर से क्वेश्चंस रेयर आते हैं, लेकिन आते हैं तो आपके मार्क्स फालतू में कट जाएंगे। और असेसमेंट प्रोसीजर वाला चैप्टर बहुत आसान होता है, इसे छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना। अब देखो आगे क्या दे रखा है, आगे मुझे बता रखा है कि भाई आप बता दो कि भाई इन 3 केस में पेनल्टी क्या क्या लगेगी, ठीक है। तो पेनल्टी लेवाइबल इन ईच ऑफ द 3 केसेस। पहला क्या बोल रखा है, एक एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड है 9A का, इसने अपनी जो है क्या करा है, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज फाइल करिए प्रीवियस ईयर 31/3/24 की, कब फाइल करिए, 31/7/2024 को। तो आपने प्रोविजन पढ़ रखा होगा सेक्शन 9 में, जो अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है। उसके अंदर ये कहता है कि भाई इसको जो अपना स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न है फाइल करनी कब तक फाइल करनी पड़ती है, 90 डेज के अंदर फाइल करनी पड़ती है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज है विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल फाइल करनी पड़ती है। इसने क्या करा, आफ्टर 90 डेज फाइल करा है, तो पेनल्टी कितनी होती है, 5 लाख होती है। तो देखो वही दे रखा है कि 90 डेज के अंदर आपको फाइल करनी थी, अगर आपने फाइल नहीं करी तो आपको 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, भाई मैंने मीना केटर्स ने कोई सर्विसेज दी है, मीना केटर ने 10 लाख की सर्विसेज दी है, उसमें से उसको 1 लाख रुपए कैश मिला है। मीना केटर्स ने क्या करा है, बेसिकली मीना केटर्स ने सर्विसेज दी है, उसको 1 लाख रुपए कैश मिला है। तो आपको ये पता होगा ना कि भाई 269 एसटी के अंदर क्या होता है, 2 लाख तक का आप कैश ले सकते हो। इसमें तो अपने को 1 लाख का कैश मिला तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो 269 एसटी की पेनल्टी होती है 271 डीए के अंदर, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बिकॉज उसमें लिमिट होती है 2 लाख, आपने जो है 1 लाख की रिसीव करा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रखा है कि भाई सर्च हुई, सर्च के केस में 18 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम निकली, और आपने जो है उसको एडमिट भी नहीं करा। देखो कंपनी डिड नॉट एडमिट द अनडिस्क्लोज इनकम। तो आपको पता होगा कि अगर आप एडमिट नहीं करते हो तो आपकी पेनल्टी कितनी लगती है, 60% लगती है। 60% 271 एएबी के अंदर 60% की पेनल्टी लगती है। देखो ये रहा 271 एएबी के अंदर, 271 एएबी के अंदर 60% की पेनल्टी लगती है ऑफ द अनडिस्क्लोज इनकम, अगर 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 आप एडमिट नहीं करते हो। तो अनलेस कि आपने जो है सर्च एंड सर्वे का प्रोविजन ढंग से कर रखा होगा, आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी, ठीक है।
तो डीटी में बस यही है कि आपको होलिस्टिकली चीज़ों को समझना पड़ेगा डेप्थ में जाके, ठीक है? प्रोविज़न को समझोगे जभी जाके आपको फटाफट चीज़ें क्लिक होगी, ठीक है? तो आरटीबी कल आई थी ये, कल कल किसी बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप पे आरटीबी शेयर करी, मैं रात को करने बैठा एंड मेरी एग्ज़ाम क 3-4 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है ऑफ कोर्स। तो भी मैं आरटीबी को एक ही बार में पूरा सॉल्व कर पाया बिकॉज़ डीटी को मैंने रटा नहीं था, डीटी को जो है कांसेप्चुअली समझा था। अब चलो आगे देखते हैं अपन क्वेश्चंस। कितने बचे अपने क्वेश्चंस? 20 बचा है, 21, 22 और 22, ठीक है? 3 क्वेश्चंस बचे हैं बड़े-बड़े, 20, 21, 22। अच्छा, तो 20 करने से पहले अपन क्या करते हैं, 21, 22 कर लेते हैं, वो आसान है, ठीक है? छोटे से हैं। देखो बेसिकली क्या कह रहा है, एक कंपनी है, पीटर इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है, ठीक है? कहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड है? यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है। अच्छा, इसके ग्लोबल एसेट्स है 50 करोड़ के, इंडिया में एसेट्स है 25 करोड़ के, ठीक है? ग्लोबल एसेट्स कितने हैं? मतलब इंडिया के बाहर एसेट्स है 50 करोड़ के, इंडिया में एसेट्स हैं 25 करोड़ के। तो ये बता रखा है कि भाई 10 बोर्ड मीटिंग आउट ऑफ द 10 बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन फाइनेंशियल 23-24, इंडिया में सिर्फ 4 बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुई थी। अच्छा, जो भी अपने कमर्शियल डिसीजंस होते हैं, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस होते हैं, वो इंडिया में लिए जाता है, वो इंडिया में लिए जाते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई योर क्लाइंट, इंडिया में एक कंपनी है पाय लिमिटेड, जो क्या करना चाहती है, विशेष टू रेमिट एन अमाउंट टुवर्ड्स प्रोफेशनल फी टू पीटर इनकॉर्पोरेशन ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन इंडिया। अब बेसिकली अपने को ये बताना है कि भाई ये कंपनी इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं है, ये कंपनी इंडिया में रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, पहले तो अपने को ये बताना है। और दूसरा अपने को ये बताना है कि भाई टीडीएस किस अमाउंट, कितने, कौन सी सेक्शन में कटेगा, अमाउंट अपने को दे नहीं रखा ना क्वेश्चन में, तो टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा। तो आपने जो है पोएम रेसिडेंशियल स्टेटस समझ रखा होगा कंपनी का, कि अगर कंपनी की पोएम इंडिया में है, कंपनी की पोएम अगर इंडिया में है तो उसको क्या मान लिया जाता है, रेसिडेंट मान लिया जाता है। अच्छा, अपने जो करंट क्वेश्चन है, आपको एक चीज समझ में आ रही है, करंट क्वेश्चन के अंदर जो अपने की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन वो कहाँ पे लिए जा रहे हैं, वो इंडिया में लिए जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन कहाँ पे लिए जा रहे हैं, इंडिया में लिए जा रहे हैं। एंड नंबर 2, 50% ऑफ द एसेट्स कहाँ पर सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है। तो अगर आप देखोगे, देखो 50% ऑफ द एसेट्स सिचुएटेड है इंडिया में, तो आपने पोएम का कंसेप्ट पढ़ रखा होगा। पोएम के कंसेप्ट में कुछ 5 क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में एंगेज्ड है। लेकिन अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो क्या मान लिया जाता है कि भाई कंपनी जो है इंडियन कंपनी का इंडिया में पोएम है। तो उसमें देखो, उसमें एक कंडीशन ये है कि भाई आपके जो टोटल एसेट्स हैं, ये देखो इंडिया में टोटल एसेट्स कितने हैं कंपनी के, 50% ऑफ द टोटल एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया है, मतलब उसकी अपन एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे, तो कंपनी की पोएम कहाँ हो गई, इंडिया में हो गई, मतलब कंपनी को क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो बेसिकली कंपनी को क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो अपने को देखो क्वेश्चन में बस इतना सा अपने को समझना है कि भाई कंपनी क्या मान ली जाएगी, रेसिडेंट मान ली जाएगी। देखो इधर रखा है, द फैक्ट्स ऑफ द स्टेट क्लियरली स्टेट दैट की मैनेजमेंट कहाँ पे लिए जाते हैं, इंडिया में लिए जाते हैं। देखो पोएम, पोएम इंडिया में हो गई, इसको मान लिया जाएगा अपना रेसिडेंट, ठीक है? तो पोएम कहाँ मान ली जाएगी, इंडिया में मान ली जाएगी, और इसको क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अब देखना, अपन ने प्रोफेशनल फी पे करी है, अपन ने क्या करी, प्रोफेशनल फी पे करी है। अब सवाल ये आता है कि जो मैंने प्रोफेशनल फी पे करी है, जो मैंने क्या करा है, प्रोफेशनल फी पे करी है, उस पर टीडीएस कौन से सेक्शन में कटा जाए। एनआर का सेक्शन होता है 195 और प्रोफेशनल फी का सेक्शन होता है 194 जे, ठीक है? अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई जब अपन ने कहा कि भाई कंपनी का पोएम इंडिया में, तो कंपनी क्या बन गई, रेसिडेंट बन गई। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई अपन क्या करेंगे, टीडीएस काटेंगे 194 जे में। लेकिन नहीं, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा होगा पोएम का कॉन्सेप्ट, तो उसमें एक चीज समझाता है कि भाई अगर किसी भी कंपनी को फॉरेन कंपनी को किसी भी फॉरेन कंपनी को अगर आप क्या मानते हो, पोएम की वजह से, उसके पोएम की वजह से उसको रेसिडेंट मान लिया जाता है, उसको पोएम की वजह से उसको रेसिडेंट मान लिया जाता है, फिर भी अपन क्या करेंगे, अदर प्रोविजंस लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे वो देखना, आपको इसके लिए एक लाइन समझानी पड़ेगी। देखो, फॉरेन कंपनी शेल कंटिन्यू बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी even if it is said to be resident in India on account of its being poem in India and all other provisions, समझना क्या दे रखा है, all other provisions of the act, इनकम टैक्स सारे प्रोविजंस चल रहा है अकॉर्डिंगली। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई फॉरेन कंपनी को फॉरेन कंपनी ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अच्छा, अच्छा, फॉरेन कंपनी को अपन पोएम की वजह से रेसिडेंट क्यों माने, ताकि उसकी इनकम क्या हो जाए, इंडिया में टैक्सेबल हो जाए, ठीक है? तो फॉरेन कंपनी को फॉरेन कंपनी ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब देखो क्या दे रखा है, भाई where more than one provision of chapter where more than one provision of the act applies to the foreign company as resident and foreign company, ठीक है? तो where more than one provisions of the act applies to the foreign company as resident as well as foreign company, the provision applicable to the foreign company shall apply alone। तो अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में जो फॉरेन कंपनी है वो रेसिडेंट बन गई ऑन अकाउंट ऑफ पोयम, लेकिन अपने को एक प्रोविजन क्या कहता है कि भाई इसको फॉरेन कंपनी ही माना जाएगा फॉर ऑल अदर पर्पस ऑफ द एक्ट। तो बेसिकली अपने को बस इतना सा कह रहा है कि अब टीडीएस किस में काटा जाए। तो सरकार ये कहती है कि भाई अगर टीडीएस काटने के लिए आप फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना चाहते हो, और वो रेसिडेंट भी आ रहा है, नॉन रेसिडेंट भी आ रहा है, और रेसिडेंट किसकी वजह से आ रहा है, पोएम की वजह से आ रहा है, तो भी उसको फॉरेन कंपनी ही माना जाएगा और टीडीएस कटेगा 195 के अंदर, ठीक है? तो ये एनआर टैक्सेशन में मैंने बहुत डेप्थ में समझा रखी है चीजें, ठीक है?
और अगर आपने जो है क्लासेस ले रखी होगी तो आपने भी समझ रखी होगी कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले अपन ने क्या करा, फॉरेन कंपनी को इंडिया में पोएम की वजह से रेसिडेंट मान लिया। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अदर प्रोविजंस के लिए यही मानना पड़ेगा कि भाई ये फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी शैल कंटिन्यू बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी, भले ही वो क्या हो गई है, रेसिडेंट ट्रीट कर ली गई है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स बीइंग पोएम इन इंडिया, एंड ऑल अदर प्रोविजंस शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब दे रखा है भाई वेयर मोर देन वन प्रोविजन ऑफ द एक्ट अप्लाइज टू द फॉरेन कंपनी एज रेसिडेंट एज वेल एज फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो इस फॉरेन कंपनी पे रेसिडेंट भी लग रहा है, फॉरेन कंपनी भी लगा है। इसका मतलब क्या है, भाई ये फॉरेन कंपनी जो अपने क्वेश्चन में थी, इस पे 195 भी टीडीएस कर सकता है और 194 जे में भी टीडीएस कर सकता है। तो अपन 195 में भी टीडीएस कर सकता है और 194 जे में भी टीडीएस कर सकता है, क्योंकि 194 जे रेसिडेंट के लिए होता है और 195 एनआर और फॉरेन कंपनी के लिए होता है। तो प्रोविजन एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी शैल नॉट अप्लाई। मतलब बेसिकली आपको इतना सा ध्यान रखना है कि किसी फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में रेसिडेंट ट्रीट कर लिया गया है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोएम इन इंडिया, तो भले ही अदर प्रोविजन जो भी है इनकम टैक्स एक्ट में, अदर प्रोविजन के लिए उसको फॉरेन कंपनी ही माना जाएगा और जो भी फॉरेन कंपनी प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वही लगेंगे। अच्छा, इंडिया में ये रेसिडेंट मान ली गई है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोएम इन इंडिया, इसकी वजह से हुआ क्या, बस उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, बाकी सारे प्रोविजन जो इनकम टैक्स एक्ट में लगते हैं उस कंपनी में एज अ फॉरेन कंपनी ही लगेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 समझना। क्वेश्चन नंबर 22 ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। देखो सीधी सी बात बता रखा है कि भाई एक बी लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है जो सेज में लोकेटेड है, एक बाहर की कंपनी है, उसमें वो उसके 30% शेयर हैं। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, टीक्यूआर इनकॉर्पोरेशन अ कंट्री सी होल्डिंग 30% शेयर्स। तो बेसिकली क्या हुआ, ये बेसिकली एसोसिएट एंटरप्राइज हो गया, बिकॉज अपन ने प्रोविजन समझ रखा है कि भाई अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में एटलीस्ट 26% वोटिंग पावर होल्ड करती है तो वो क्या हो जाती है, एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाती है। तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। आगे मुझे कह रहा है कि भाई आमने प्राइस निकालो, तो इसमें दे रखा है कि भाई आमने प्राइस निकाल के एडजस्टमेंट करो। अच्छा, $1 की रेट क्या चल रही है, 85 चल रही है, $1 की रेट 85 चल रही है। तो देखो अपन एक एक करके पढ़ते हैं। बी लिमिटेड ने 90,000 पीसेज ऑफ एलईडी स्टिक्स बेची है। कितने डॉलर पे बेची है, $10 पे बेची है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को, जबकि आर्म लेंथ प्राइस क्या है, $12 है। तो इसने अपनी इनकम दिखा रखी है $10 पे, इनकम दिखानी कितनी चाहिए थी, $12 पे। तो क्या होगा, 90,000 पीसेस, 90,000 पीसेस इंटू $2 इंटू ₹85 क्या हो जाएगी, इसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। देखो ये रहा 90,000 पीसेस। ठीक है, 90,000 पीसेस इंटू 2 करा मैंने, इंटू 85 कर दिया, तो 12 माइनस 10 करा तो 2 आ गया, इंटू 85 कर दिया, इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। आगे देखना, बी लिमिटेड ने $3.5 लाख का लोन ले रखा है किसी लेंडर से, और गारंटी किसने दे रखी है, टीक्यू लिमिटेड ने गारंटी दे रखी है। अच्छा, बी लिमिटेड ने जो है इतना अमाउंट पे करा है, $15,000, $15,000 पे करे हैं एज ए गारंटी फी टू अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज, जबकि आमनेन प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, अगर आप आमनेन प्राइस देखोगे तो इसकी आमनेन प्राइस होनी चाहिए थी कितनी, $12,000। मतलब बेसिकली बी लिमिटेड ने अपनी बुक्स के अंदर, बी लिमिटेड ने अपनी बुक्स के अंदर क्या कर रखा है, $3,000 से एक्सेस एक्सपेंडिचर बुक कर रखा है, एक्सेस एक्सपेंडिचर बुक कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा, इसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना है, $3,000 इंटू 85 कर दो, $3,000 इंटू मैं करूंगा 85 कर दूंगा, तो देखो दे रखा है $3,000 इंटू 85, उसकी क्या हो गया, इनकम में ऐड हो गया, क्योंकि उसने क्या कर रखा था, एक्सेस एक्सपेंडिचर बुक कर रखा था। आगे देखना, आगे क्या दे रखा है कि भाई बी लिमिट ने $18,000 पे करें टीक्यूआर इनकॉर्पोरेशन को फॉर गेटिंग द डिटेल्स ऑफ वेरियस पोटेंशियल कस्टमर्स। मतलब बेसिकली बी लिमिटेड ने 18,000 का खर्चा बुक कर रखा है, जबकि उसकी आमदनी पैसे कितनी, 16,000, मतलब 2,000 से अगेन एक्सेस खर्चा बुक कर रखा है, तो 2,000 क्या करेंगे अपन, एड बैक कर देंगे उसकी इनकम में। देखो 2,000 इंटू अपन ने कर दिया, 2,000 इंटू क्या, 2,000 इंटू 85, 2,000 इंटू 85, क्योंकि $2,000 है और 85 $1 की रेट चल रही है, तो टोटल इनकम कितनी ऐड हो गई, 157.25। और ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन में आपने समझ रखा होगा कि भाई अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के एप्लीकेशन की वजह से, ट्रांसफर प्राइसिंग के एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो जो 10AA में आपका डिडक्शन है वो नहीं दिया जाता आपको, 10AA में आपको डिडक्शन जो नहीं दिया जाता, एडिशनल डिडक्शन आपको नहीं मिलता, राइट। तो अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मैंने अपने चैनल पे डेमो लेक्चर डाल रखा है ट्रांसफर प्राइसिंग का, बहुत डिटेल में 2.5 घंटे का लेक्चर है। 2.5 घंटे के लेक्चर में मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ट्रांसफर प्राइसिंग आपको 100% चीजें समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको ये वाला पोजीशन नहीं पता तो आप जाके उधर से लेक्चर देख सकते हो। तो बस क्या ध्यान रखना है अपने को कि भाई बी लिमिटेड कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर 10AA इन रिस्पेक्ट ऑफ जो इनहांस अमाउंट है, बीइंग द अमाउंट बाय अमाउंट ऑफ इनकम बाय विच द टोटल इनकम इज इनहांस्ड बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का अपना लास्ट क्वेश्चन है कौन सा, 20 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। तो आरटीबी आसान आई है इस बार की, ठीक है। एक दो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रखे हैं, जैसे बिजनेस टेस्ट वाला अपन ने देखा था, वो कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा अच्छा था, और ये क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा अच्छा है, ठीक है, आसान है लेकिन अच्छा है। क्या दे रखा है देखना, एक राम प्रकाश है, रेसिडेंट इंडिया है, इंडिया में रेसिडेंट है, जिसकी एज है 58 ईयर्स, बिजनेस चलाता है इंडिया में,
और फॉरेन कंट्रीज में बिजनेस चलाता है। अच्छा, इसकी एक्स और वाई कंट्री, दो कंट्री है, एक्स और वाई, उससे इनकम है। अच्छा, इंडिया का उनसे डिट्रीब्यूटेबल नहीं है। अच्छा, अपने को क्या दे रखा है, पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम बता रखी है। अब देखना अपन से पूछ क्या रखा है वो अपन देखते हैं। अपन से क्या पूछ रखा है वो पढ़ना आगे। अपन को निकालना है नेट टैक्स लायबिलिटी, निकालनी है राम प्रकाश की, नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी है राम प्रकाश की। कुछ नोट्स दे रखे हैं, देखो क्या दे रखा है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन कंट्री एक्स ओनली एंड नॉट इन कंट्री वाई। ठीक है, फिर ये दे रखा है कि जो इसको लॉस हुआ है, लॉस फ्रॉम फर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अदर बिजनेस इन द कंट्री वाई ओनली, नॉट इन कंट्री एक्स। अच्छा, कंट्री एक्स और कंट्री वाई में जो अपन ने क्या करा है, हाउस होल्ड की इनकम कमाई है, उससे आपको किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अपने को क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दे रखे थे। अपन आ जाते हैं अपने पर्टिकुलर्स पे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था, इधर आ गए अपन पर्टिकुलर्स पे। देखो ये कंट्री एक्स है, ये कंट्री वाई है, और ये क्या है, बेसिकली कंट्री इंडिया। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, अपन ने रेंटल इनकम कमाई है कंट्री एक्स और कंट्री वाई से। तो बेसिकली अपने को पता है कि भाई इंडिया में हाउस होल्ड इनकम टैक्सेबल होती है, उसमें से आपको 30% का डिडक्शन दे दिया जाता है। तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख कितना हो गया, 5 लाख हो गया। तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख, 30% का अपन को क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। तो कितना हो गया, बेसिकली 3,50,000 की मेरी इनकम हो गई। अच्छा, आगे देखना क्या दे रखा है, आपको जो है बेसिकली पार्टनरशिप हमसे, पार्टनरशिप हमको लॉस हुआ था, उसमें आपका शेयर दे रखा है। तो आपको ये चीज पता होगी कि भाई कोई भी पार्टनरशिप फर्म से आपको जो शेयर मिलता है वो आपके लिए एग्जाम होता है। ठीक है, आपके लिए क्या होता है, एग्जाम होता है। लेकिन इस केस में देखो क्या दे रखा है कि जो पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप डीड वाज नॉट एविडेंस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी पार्टनरशिप फर्म से आपका शेयर होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इवन लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो अपन ने देखा था कि भाई कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आपका शेयर है, कोई किसी पार्टनर का शेयर उस पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, एग्जिट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म उस पर टैक्स पे कर चुकी होती है। अच्छा, अगर पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर का शेयर लॉस है, तो वो लॉस भी अपन सेट ऑफ करने नहीं देते। तो अपन एक चीज पढ़ रखी थी ना कि भाई कोई भी लॉस अगर एग्जाम इनकम से रिलेटेड है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन इस केस में क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई थी, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई थी, तो पार्टनर का जो शेयर था वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो पार्टनर का जो लॉस है वो भी अलाउ कर दिया जाएगा टू सेट ऑफ। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा देखो, बिजनेस इनकम तीनों कितनी आ रही है, 280, 340 और 180। तो देखो मैंने क्या करा, बिजनेस इनकम उठाई 280, 340 और 180। तो मेरी बिजनेस इनकम कितनी हो गई, 8 लाख हुई। अच्छा, जो मेरे पार्टनरशिप फर्म का लॉस था, जो मेरी पार्टनरशिप फर्म का लॉस है वो मेरे को क्या हो जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। तो कितना हो गया, ये 2.5 लाख का मेरे को लॉस अलाउ कर दिया गया। तो मेरी इनकम कितनी होगी, 5,50,000 हो गई। आगे देखना, आगे मुझे क्या कह रहा है कि भाई आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, आपके इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो तो क्या हो जाती है, एग्जाम हो जाती है। तो ये एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो 340 और 180 मेरी एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो नीचे दे रखा होगा इनने, ये रहा मेरी जो है 340 और 520 मेरी एग्रीकल्चर इनकम क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। आगे बढ़ना, आगे मुझे ये कह रखा है कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ विकेट लैंड। कितना हुआ, 10,80,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहाँ हुआ है, कंट्री एक्स में हुआ है। तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल कर देते हैं। देखो ये रहा 10,80,000 का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो गया। फिर आगे देखना क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। कितना हुआ है, 37 लाख का हुआ है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। आगे देखना, ये क्या रखा है कि भाई इसने कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ का रखा है 1.5 लाख का। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ ध्यान से तो इसने एक चीज बताई थी क्या, कि भाई इसकी अपन टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे अंडर 115 बीएससी। देखो अज्यूमिंग दैट इज पेइंग टैक्स अंडर 115 बीएससी, इसका मतलब क्या है कि भाई जो चैप्टर 6 के डिडक्शन है उसको नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ है चैप्टर 6 का डिडक्शन है, इसको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इसने देखो क्या दे रखा है कि एक रेसिडेंशियल हाउस खरीद लिया 25 लाख का। सेक्शन 54 में आपने पढ़ रखा होगा कि भाई अगर आपको क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फ्रॉम द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। और क्या करते हो आप, लॉन्ग टर्म, बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फ्रॉम द सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। और अगर आप क्या करते हो, कोई रेसिडेंशियल हाउस खरीद लेते हो और विद इन द टाइम लिमिट खरीद लेते हो, तो आपको जो है क्या मिलेगा, कैपिटल गेन से डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो देखो अपन ने हाउस बेचा कब था, 1/3/2024 को, और आपने खरीद कब लिया, उसी महीने खरीद लिया। तो आपको जो है 54 में डिडक्शन दे दिया जाएगा 25 लाख का। तो देखो ये रहा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था राइट, कितने का, 37 लाख का। उसमें से आपको जो है कितना डिडक्शन मिल गया, 54 में 25 लाख का डिडक्शन मिल गया। तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 12 लाख हो गया। तो टोटल आपका कैपिटल गेन कितना हो गया, 12 लाख प्लस 10,80,000, 22,80,000। इतनी कहानी समझ आ गई आपको। एग्रीकल्चर इनकम की 5,20,000 थी, इंडिया में एग्जाम हो गई, तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई, 5,20,000 हो गई। ये टोटल इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं, बस आगे इन लोगों ने और कुछ नहीं कह रखा। कंट्री वाई की टैक्स रेट बता रखी है, कंट्री एक्स की जो है स्लैब रेट बता रखी है। फिर आगे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मुझे क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। चलो आ जाओ टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। आपने सारी इनकम तो ले ली इसकी, देखो ये 350 ले लिया, ठीक है। फिर ये 550 ले लिया, 22,80,000 ले लिया, 5,20,000 ले लिया, कितना हो गया मेरा, ये 37 लाख हो गया। चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने 115 बीएससी ले रखा था। मेरी टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई, 37 लाख मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई। 115 बीएससी, 115 बीएससी क्या बेसिस पर अपन क्या निकालेंगे इसका,
टैक्स निकालेंगे। लेकिन देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था वही मैं आपको बता रहा हूँ इधर, एग्रीकल्चर इनकम वाला सबसे खतरनाक पॉइंट था कि भाई जो इंडिया में इसकी एग्रीकल्चर इनकम आई है, इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम आई है वो इसके एग्जाम होती है। तो आपने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ रखा होगा कि क्या बेसिक कंसेप्ट में आप क्या पढ़ते हो कि जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरी जो टोटल इनकम है, मेरी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में कितनी है 5,20,000 की है, और मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही है, मेरी टोटल इनकम निकल के आ रही है कितनी 37 लाख। तो तरीका क्या होता है कि भाई आप क्या करो, अदर अदर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालो, फिर क्या करोगे, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पे टैक्स निकाल के उसको लेस करोगे। कैसे करना है वो देखो इधर, मेरी अदर इनकम कितनी है, मेरी अदर इनकम आ रही है 37 लाख की, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है एग्रीकल्चर इनकम 5,20,000 की है, टोटल इनकम कितनी हो गई 42,20,000 की हो गई। 42,20,000 में क्या करूंगा, बेसिकली टैक्स निकालूंगा। अच्छा, 42,20,000 में से मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कौन सा वाला, ये रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ हाउस, तो इसमें तो 20% लगेगा 112 में, तो 112 सेक्शन 112 में 20% टैक्स लगाया 2,40,000। बैलेंस इनकम 30,20,000 पे मैंने टैक्स लगाया कितना 6,06,000, तो मेरा टोटल टोटल टैक्स कितना निकल के आ गया, टोटल टैक्स निकल के आ गया मेरा 2,40,000 प्लस 6,06,000 8,46,000। फिर अपने को क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर इनकम की रिलीफ मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी आपने पढ़ रखा होगा, एग्रीकल्चर इनकम 5,20,000 की प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैं ऐड करूंगा, इस पे टैक्स निकालूंगा। तो टैक्स क्या करूंगा मैं, टैक्स निकालूंगा 8,20,000 पे, 5,20,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया 8,20,000 पे जो टैक्स निकलेगा वो मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी में से लेस कर दूंगा। तो 8,46,000 में से मैंने 37,000 लेस कर दिया, तो मेरा अमाउंट कितना निकल के आ गया 8,09,000 निकल के आ गया, उसमें मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो मेरा 8,41,360 निकल के आ गई, क्या मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई। इसमें सब सेक्शन 91 की रिलीफ मिलेगी। ठीक है, तो मेरा इंडियन रेट ऑफ टैक्स कितना निकला, मेरा टैक्स आया 8,41,360 डिवाइड बाय मेरी इनकम कितनी थी, मेरी इनकम थी 37 लाख, कहां गई, मेरी इनकम थी 37 लाख की। तो मेरा इंडियन रेट ऑफ टैक्स कितना निकला, मेरा इंडियन रेट ऑफ टैक्स अगर आप देखोगे मेरा इंडियन रेट ऑफ टैक्स निकला 8,41,000 डिवाइड बाय 37 लाख 22.74। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप आरटीवी सॉल्व कर रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जो है डीटी का पूरा रिवीजन कर रखा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, इसलिए अपन क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी क्या होती है, बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ इंक्लूडेड होती है, तो अपन क्या करते हैं टैक्स इस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके टैक्स निकालते हैं, फिर एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे टैक्स निकालते हैं, और जो अमाउंट आता है उसको ऊपर से लेस कर दिया जाता है। अपन सेक्शन 91 की रिलीफ निकालते हैं, आ जाओ। देखो सबसे पहले कंट्री एक्स से निकालते हैं, कंट्री एक्स में आपने कौन कौन सी इनकम पाई वो अपन देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। कंट्री एक्स में आपने इनकम पाई है कितनी की, कंट्री एक्स में आपने इनकम पाई है 2.5 लाख की, कंट्री एक्स में आपने जो है इनकम कमाई 2.5 लाख की, तो 2.5 लाख इधर ऐड हो जाएगा, ये हो गया 2.5 लाख ऐड। कंट्री एक्स में अपन ये देख रहे हैं, अपन बस इतना सा देखना चाह रहे हैं कि भाई कंट्री एक्स में अपने कितना टैक्स पे करा है, क्या मुझे ये लॉस सेट ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन मुझे साफ साफ कह रहा है कि भाई कंट्री एक्स में आपको जो है किसी भी तरह का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। देखो लॉस फ्रॉम फर्म कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर बिजनेस इनकम, वाई में एक्स में नहीं मिलेगा, तो फर्म का जो लॉस है वो एक्स कंट्री में सेट ऑफ नहीं कर सकते आप। बिजनेस इनकम कितनी आ रही है 2,40,000 की आ रही है, तो मैंने बिजनेस इनकम ले ली 2,40,000 की, और 10,80,000 का मेरा क्या आ रहा है, 10,80,000 का बेसिकली मेरा कैपिटल आ रहा है, तो 10,80,000 का मेरा क्या निकल के आ गया, कैपिटल निकल के आ गया। एग्रीकल्चर इनकम, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम देखोगे कितने की 3,40,000 की है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि कंट्री एक्स में आपने जो है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स पे नहीं करा है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट इन कंट्री एक्स। ठीक है, तो मेरी जो कंट्री एक्स है उसकी इनकम कितनी हो गई 16,10,000 हो गई। अच्छा, कंट्री एक्स की स्लैब रेट्स कितनी दे रखी है, स्लैब रेट्स बता रखी है मुझे इतनी, तो स्लैब रेट के बेसिस में मैं टैक्स निकालूंगा, तो स्लैब रेट्स के बेसिस में मैंने टैक्स निकाला कितना, ये आ गया मेरा 2,67,200। मैंने एवरेज रेट निकाली 2,67,200 डिवाइड बाय 16 लाख 10,000 कितना निकल के आ गया 16.596। ठीक है, तो 16.596 बेसिकली मेरे क्या हुआ कि मैंने कंट्री एक्स में टैक्स पे करा है। इंडिया में मैं कितने रेट पे टैक्स पे कर रहा हूँ, इंडिया में अगर आप देखोगे इंडिया में आप कितने रेट पे टैक्स पे कर रहे हो, तो मैं लिख लेता हूँ। इंडिया में आप 22.74 पे कर रहे हो, कहां से निकाला था आपने, देखो ये रहा, इंडिया में आप क्या कर रहे हो 22.74 पे कर रहे हो, कंट्री एक्स में आप पे करके आया कितना 16.656 पे, तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर बोले तो 16.656% पे आपको मिल जाएगा, क्या रिबेट मिल जाएगी। अब अपन निकालेंगे डब्ल्यू टैक्स इनकम कि भाई इंडिया में कितनी इनकम आपकी टैक्सेबल हुई है। तो अगर आप देखोगे 2.5 लाख की इनकम थी, लेकिन इंडिया में आपको, इंडिया में बेसिकली आपने क्या करा है 30% रिडक्शन लिया है हाउस प्रॉपर्टी का, तो देखो 2.5 लाख माइनस 30% कर दिया मैंने 175। ठीक है, फिर क्या आ रहा था, बिजनेस इनकम पार्टी थी 280 की, 280 की 10,80,000 की। ठीक है, 280 हो गया 10,80,000 हो गया, और राइट 280 हो गया 10,80,000 हो गया। शेयर ऑफ लॉस ऑन द पार्टनरशिप फर्म, शेयर ऑफ लॉस ऑन द पार्टनरशिप फर्म बोले तो अपन ने इंडिया में क्या करा है उसका रिडक्शन लिया है। तो डब्ल्यू टैक्स इनकम का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू टैक्स इनकम का मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई कौन सी ऐसी इनकम है जो कंट्री एक्स और इंडिया में टैक्सेबल है। तो 2.5 लाख दोनों जगह टैक्सेबल हो रही है, 280 दोनों जगह टैक्सेबल हो रही है, 10,80,000 दोनों जगह टैक्सेबल हो रही है। इतनी कहानी समझ में आ रही है आपको। अच्छा,
एग्रीकल्चर इनकम पे आपने कंट्री एक्स में टैक्स पे ही नहीं कराए, तो बेसिकली इंडिया में आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने कंट्री एक्स में उस पर टैक्स पे नहीं कराए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में टैक्स पे करे हो। अपन आपको डिडक्शन रिबेट किसकी देते हैं? जो इनकम दोनों कंट्री में टैक्सेबल होती है। तो 2.5 लाख दोनों कंट्री में टैक्सेबल हुई, 280 दोनों कंट्री में टैक्सेबल हुई, 10,80,000 दोनों कंट्री में टैक्सेबल हुई। तो मैंने क्या उठा लिया? 2.5 लाख उठा लिया, ठीक है, 2,80,000, 10,80,000। लेकिन इंडिया में 2.5 लाख, इंडिया में आपको जो है 175, इंडिया में बेसिकली 30% का आपको डिडक्शन मिल गया। मतलब अल्टीमेटली इनकम कितनी टैक्सेबल हुई? अल्टीमेटली इनकम 1,70,000 ही टैक्सेबल हुई, ठीक है। इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। तो अल्टीमेटली इंडिया में कितनी टैक्सेबल हुई? 175, 280 और 1,4, 1080। लेकिन इंडिया में आपने जो है जो फर्म का लॉस था वो भी सेट ऑफ करा है। तो बेसिकली आपने इंडिया में 14,15,000 ही इनकम टैक्सेबल करी है। तो देखो अपन ने क्या करा, डब्ल्यू टैक्स इनकम निकाली 14,15,000। अच्छा, रेट ऑफ टैक्स निकाल लिया मैंने 16.596 और 22.75 विच एवर इज लोअर। तो 14,15,000 का 16.596 मेरा क्या होगा? 234,833 मेरी आ गई, रिलीफ आ गई। तो मैंने रिलीफ ले ली। अब अपन निकालेंगे कंट्री बाय के रिलीफ। अब देखो कंट्री बाय में अपने क्या क्या पैसा कमाया है? 2.5 लाख रुपए कमाया है, लेकिन 2.5 लाख पे अपन ने क्या करा है? बेसिकली इंडिया में 30% पे एग्जामेशन ले लिया है, ठीक है। मुझे एक चीज पता है कि भाई वाई पे मैं टैक्स कितने पे करके आया हूँ, सीधी सी बात, क्वेश्चन खुद ही दे रखी है 27%। तो मुझे वाई का वो निकाल की जरूरत नहीं है कि भाई वाई में मैंने कितने रेट पे टैक्स पे करा है। आगे देखोगे आपने जो है क्या करा है, 3,80,000 की बिजनेस इनकम करी है, 1,80,000 की एग्रीकल्चर इनकम करी है और 1,30,000 का लॉस लिया है। तो बेसिकली जो वाई कंट्री है, तो वाई कंट्री की अगर आप एक इन्फॉर्मेशन देखते हो, वाई कंट्री की इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा था आपको, ये जस्ट अ सेकंड, कि लॉस, जो फर्म का लॉस है, जो फर्म का लॉस है कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम इन कंट्री वाई ओनली, ठीक है। बेसिकली जब आपने कंट्री वाई में क्या करा होगा, टैक्स पे करा होगा, जब कंट्री वाई में आपने टैक्स पे करा होगा तो आपने लॉस सेट ऑफ करा होता, ठीक है, करा था। अब देखो इंडिया में कौन कौन कितनी इनकम टैक्सेबल हुई है? इंडिया में बेसिकली आपकी इनकम टैक्सेबल हुई है 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख माइनस 30% कितना हो गया? 175 हो गया, ये मैंने ले लिया 175। इसके अलावा बिजनेस इनकम आपकी 3,40,000 और 1,80,000, तो मैंने क्या करा, 3,40,000 और 1,80,000 ले लिया। इसके अलावा इंडिया में आपने जो है क्या करा है, इंडिया में 1,30,000 का आपने ये डिडक्शन भी लिया है। तो मतलब बेसिकली 1,30 ये हो गया डब्ल्यू टैक्स इनकम। मतलब इंडिया और फॉरेन कंट्री, इंडिया और फॉरेन कंट्री दोनों में आपने जो है इतने अमाउंट पे क्या करा है, टैक्स पे करा है। विच लो लूंगा 22.74 और 27%, कितना निकल गया? 22.74। तो 5,65,000 का मैं 22.75 करूंगा तो आएगा 128,481, 128,481 प्लस 234,833 मेरा जो है रिलीफ निकल के आ जाएगी 363,314। तो वही मैंने करा इधर, जो टैक्स लायबिलिटी थी उसमें से 363,314 लेस करा, मेरी क्या गई, टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई। और आपको पता होगा कि टैक्स लायबिलिटी को आपको जो है 10 में राउंड ऑफ करना रहता है। तो अपन टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं, टोटल इनकम जो मेरी निकल के आती है उसको राउंड ऑफ करते हैं, और उसके अलावा जो मेरी टैक्स लायबिलिटी होती है उसको भी राउंड ऑफ करा जाता है टू द नियरेस्ट 10 रुपीज। तो अपना जो है ये वाले क्वेश्चन सारे हो गए, बस एक क्वेश्चन बचा है जो मैंने आपको बोला था 15 नंबर का क्वेश्चन, आई थिंक वो 15 नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको होल्ड कराया था। 15 नंबर का क्वेश्चन अपन लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। इसके अलावा अपन आप एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज करने से पहले अपन छोटे छोटे एमसीक्यू देख लेते हैं। देखो मैंने आपको याद हो तो क्या करा था, एक जुडिशियल अपडेट से वीडियो बनाई थी। क्या बनाई थी? जुडिशियल अपडेट्स पे एक वीडियो बनाई थी, और उसमें आप लोगों को ये कहा था कि भाई जुडिशियल अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज एग्जाम में वो टेस्ट कर सकता है। तो अगर आपने मेरी जुडिशियल अपडेट्स की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना, और आप देख लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो 10 नंबर का एमसीक्यू है ना, डिट्टो जुडिशियल अपडेट्स की केस स्टडी का ही उठ के आया है। तो 2 नंबर आपके फ्री में मिलेंगे आपको। तो जुडिशियल अपडेट की वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, उसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 10-15 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्या दे रखा है, एक कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है जिसने जो है एक प्रीमाइसेस लीज पे ले रखी थी। अच्छा, कुछ साल बाद कंपनी बोलती है कि भाई हमें ये जो है क्या करनी है, जगह खाली करनी है। लेकिन क्या बोल रखा है, डिस्प्यूट अरोज विद द लेसर, लेसर बोलता है मैं खाली करने नहीं दूंगा। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, मैं लेसर को बोलता हूँ कि भैया मुझे तो खाली करना है, एक काम कर, जो मैं तुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी ना वो तो रख ले, हमें वापस नहीं चाहिए। अब सवाल आता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अपन ने क्या करी, फोरगो कर दी, कितने करोड़ की, 3.4 करोड़ की, क्या मैं उसको रेवेन्यू क्लेम कर सकता हूँ या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता हूँ? तो जुडिशियल केस स्टडी में मैंने आपको बताया था कि भाई उसको आपका क्या होगा, कैपिटल खर्चा होगा, उसको आप रेवेन्यू क्लेम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन बस वही पूछा है कि वेदर द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज अलाउेबल एज डिडक्शन। मैं बोलूंगा नहीं, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 10th का बी है, आ जाओ इधर, तो वो ये रहा 10th का बी, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट के फाउंडर, ट्रस्ट का एक फाउंडर था, ठीक है। अच्छा, ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल, ये ट्रस्ट हॉस्पिटल चलाता था। अच्छा, ट्रस्ट का फाउंडर क्या हुआ, स्पेसिफाइड पर्सन हो गया, आपको याद हो तो। स्पेसिफाइड पर्सन ने क्या करा, हॉस्पिटल में सर्जरी करा ली ट्रस्ट के। ट्रस्ट ने चार्ज करा 3.6 लाख रुपीज। अच्छा, बाहर से अगर किसी कोई बाहर से बंदा सर्जरी करा था तो 7.4 लाख रुपीज चार्ज किए जाते हैं। जस्ट अ सेकंड,
तो मैं आपको बता रहा था एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका हॉस्पिटल था, फाउंडर के बेटे ने या फाउंडर ने क्या करा, उसमें जाके ट्रीटमेंट कराया, ट्रस्ट ने जो है 3.6 लाख रुपीज चार्ज करा। अगर कोई और बंदा होता तो उससे चार्ज करा जाता 7.4 लाख रुपीज। अब सवाल आता है कि भाई क्या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए? तो अपन कहेंगे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन से क्या दिए, सर्विसेज सर्विसेज दी है और उससे कम पैसा चार्ज करा है, तो आपका बैलेंस क्या बन जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगी। मतलब बेसिकली आपने जो अपनी इनकम दिखाई है 3.6 लाख, लेकिन आपकी इनकम होनी चाहिए थी कितनी, 7.4 लाख। तो जो आपकी डिफरेंस अमाउंट है ना, वो क्या हो जाएगा, 115 बीबीआई के अंदर 30% पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि भाई अगर आप क्या करते हो, ट्रस्ट की इनकम को अप्लाई करते हो फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सर्विसेज टू स्पेसिफाइड पर्सन, तो जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, 115 बीबीआई के अंदर टैक्सेबल कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या मैं रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दूं? अपन क्या बताएंगे, देखो अपन क्या बताएंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन अपन कैंसिल नहीं करेंगे, नो द रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कैंसिल, लेकिन जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट है, जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट अपने प्रोवाइड करा नीरज को, वुड बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ट्रस्ट। मतलब 115 बीबीआई में उस पर टैक्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है 11th का डी है, ये हो गया अपना 11th का डी। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब देखना क्वेश्चन नंबर 12, देखना क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे ये बता रहा है कि भाई मिस्टर अविरल था, उसने कंट्री आर में जो है एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया, उसने 5 लाख रुपए जमा कराया कब, तो इसका थोड़ा अपन कलर बदल देते हैं। मिस्टर अविरल ने एक बैंक अकाउंट खुलाया कंट्री आर में, उसने जो है बेसिकली 5 लाख रुपए जमा कराया 1/7 2020 को, 7 लाख रुपए जमा कराया 1/10 को, 12 लाख रुपए जमा कराया 1 सितंबर को, एंड 25 लाख रुपए जमा कराया 1/3 2024 को। अच्छा, ये ऐसी इनकम से कमाए विच उस पे जिस पे उसने टैक्स पे नहीं कराया इंडिया में। ठीक है, तो मिस्टर अविरल ओपन बैंक अकाउंट इन कंट्री आर। अच्छा, फिर आगे मुझे ये कह रहा है कि भाई इसने जो है क्या करा, बेसिकली 4 बार पैसा जमा कराया, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, आउट ऑफ इनकम कमाया, आउट ऑफ इंडियन इनकम कमाया जिस पे उसने टैक्स पे नहीं करा था। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अच्छा, आगे देखना ये क्या कह रहा है कि डिपॉजिट ऑफ 12 लाख, क्या कहना चाह रहा है, डिपॉजिट ऑफ 12 लाख बोले तो ये वाला डिपॉजिट ऑफ 12 लाख ऑन 1/9/2022 इज मेड आउट ऑफ द विड्रॉल ऑफ अर्लियर डिपॉजिट मेड ऑन 1/7/2020 एंड 1/10/2020। मतलब पहले उसने 5 लाख रुपए जमा कराया, फिर 7 लाख रुपए जमा कराया। ठीक है, 7 लाख रुपए पहले उसने क्या करा, 5 लाख रुपए जमा कराया, फिर 7 लाख रुपए जमा कराया, फिर कुछ दिनों बाद उसने 12 लाख रुपए विड्रॉ करे और वापस जाके 12 लाख रुपए जमा करा दिए। कहानी समझ में आ रही है ना आपको? तो कहानी मैंने आपको ये बताई कि सबसे पहले उसने जो है क्या करा, 5 लाख जमा कराया, फिर 7 लाख जमा कराया, फिर कुछ दिनों बाद उसने इन 5 लाख और 7 लाख को विड्रॉ करा और फिर उसको बाद में वापस जमा करा दिया। ठीक है, अच्छा आगे देखना, तो डिपॉजिट ऑफ 12 लाख इज मेड आउट ऑफ द विड्रॉल ऑफ अर्ली डिपॉजिट मेड ऑन दिस एंड दिस। फर्दर देखो क्या कह रहा है, फर्दर मुझे ये कह रहा है कि जो फर्दर आउट ऑफ द 25 लाख डिपॉजिटेड बाय हिम ऑन 1/3/2024, बोले तो जो मैंने 25 लाख इधर डिपॉजिट कराए थे, उसमें से इसने क्या करा, 2 लाख विड्रॉ कर लिए 31/3/2024 को। अभी पूछा है कि भाई ब्लैक मनी एक्ट के अकॉर्डिंग अनडिस्क्लोज इनकम कितनी होगी। तो आपने पढ़ रखा होगा ब्लैक मनी एक्ट, और ब्लैक मनी एक्ट ये कहता है कि भाई जो अगर आपने फॉरेन कंट्री में बैंक अकाउंट खुला रखा है और उधर आपकी कोई अनडिस्क्लोज इनकम है, तो जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट कराया है वो आपकी क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। तो मुझे बताओ, आपने पैसा कितना डिपॉजिट कराया है, 5 लाख ये, 7 लाख ये, 12 लाख ये और 25 लाख ये, तो ये हो गया 5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 25 लाख, 5 7 12 25। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपने क्या करा, 5 लाख जमा कराया, फिर 7 लाख जमा कराया, फिर 5 लाख को विड्रॉ कर लिया, 7 लाख को विड्रॉ कर लिया और फिर 12 लाख जमा करा दिया। ठीक है, तो उससे आपने जो है ये 12 लाख जमा कराया है। तो मैं ये 12 लाख को 2 बार थोड़ी कंसिडर करूंगा, मैंने पहले 12 लाख जमा कराया, फिर विड्रॉ करा, फिर जमा करा दिया, तो 12 लाख एक ही बार कंसिडर होगा ना लॉजिकली, अगर आप देखोगे तो। मेरी इनकम कितनी हो गई, 12 + 25 कितनी हो गई, 37। मेरी इनकम हो जाएगी 37। ट्वेल्थ का सी क्या है, ट्वेल्थ का सी हो गया, चेक कर लेते हैं, ट्वेल्थ का सी हो गया 37। कहानी समझ आ गई। तो मैंने 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 25 लाख जमा कराया था। अच्छा, मैंने 5 और 7 को विड्रॉ करके वापस 12 जमा करा दिया, तो 5 और 7 विड्रॉ करा और उसको 12 जमा करा दिया। तो मैं 12 को एक ही बार कंसिडर करूंगा, या तो ऊपर कंसिडर कर लूं या नीचे कंसिडर कर लूं, 2 बार कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है ना, लॉजिकली वही बात है। मेरी टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम कितनी हो गई, 37 लाख हो गई। फिर देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13। मैंने नीचे आपको लोग के डायग्राम बना दिया है, डायग्राम देखना क्या बोल रहा है। ये जी लिमिटेड एक रेसिडेंट इंडियन कंपनी है, जी लिमिटेड एक रेसिडेंट इंडियन कंपनी है। उसने 80 करोड़, उसने जो है 80 करोड़ बोरो कराए एम इनकॉर्पोरेशन से, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री है। तो देखो जी लिमिटेड ने एम इनकॉर्पोरेशन से 80 करोड़ रुपए बोरो करे हैं। द सेड लोन इज रिपेबल ओवर 12 इयर्स। फर्दर द लोन इज गारंटीड बाय ए इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री है। तो जो 80 करोड़ का लोन एम ने किसको दिया, जी को दिया है, उसकी गारंटी ए इनकॉर्पोरेशन दी है, किसको, एम इनकॉर्पोरेशन को दी है। आगे मुझे ये कह रहा है कि भाई मैसर्स एम इनकॉर्पोरेशन करके एक बंदा है,
वो दोनों कंपनीज में 40-40% होल्ड करता है। कौन कौन सी दोनों कंपनीज में? जी लिमिटेड और ए लिमिटेड। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जी लिमिटेड है और ये सी लिमिटेड है, तो जी लिमिटेड और सी लिमिटेड क्या हो गए? जी लिमिटेड और सी लिमिटेड एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। क्यों क्यों हो गए बेसिकली एसोसिएट एंटरप्राइज? क्योंकि सी लिमिटेड इसमें 26%, एटलीस्ट 26% शेयर होल्ड करता है। अच्छा, आपने एक चीज समझ रखी होगी कि भाई अगर आप किसी से लोन लेते हो और गारंटी कौन दे देता है? गारंटी कौन दे देता है? गारंटी आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज दे देती है, या फिर आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज मैचिंग अमाउंट जमा करा देती है। तो बेसिकली क्या माना जाएगा कि जो आपने लोन लिया है वो एसोसिएट एंटरप्राइज से ही लिया है, ठीक है। और 94 भी उस पर लग जाएगा, सेक्शन 94 भी लग जाएगा, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट का डिडक्शन, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे, एम इन कॉर्पोरेशन ने 80 करोड़ दे रखे हैं किसको? जी लिमिटेड को। और सी लिमिटेड ने क्या करा है? 80 करोड़ की मैचिंग डिपॉजिट जमा करा दी है। देखो ये रखा है, सी लिमिटेड हैज डिपॉजिटेड 80 करोड़ विद एम इन कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली ये माना जाएगा कि जो 80 करोड़ का लोन है एसोसिएट एंटरप्राइज से दिया गया है। अच्छा, जी लिमिटेड और ए लिमिटेड भी एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सी लिमिटेड एक बंदा है जो दोनों में क्या करता है? 26% होल्ड करके बैठा है। अच्छा, एम लिमिटेड ने 80 करोड़ का लोन लिया है किससे? सॉरी, एम लिमिटेड ने 80 करोड़ का लोन दिया है जी लिमिटेड को, और ए लिमिटेड जो उसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है उसने गारंटी दे दी है। तो ये माना जाएगा कि भाई ये जो लोन है ये एसोसिएट एंटरप्राइज से ही दिया गया है। अब देखना क्वेश्चन क्या दे रखा है। इंटरेस्ट पेबल बाय जी लिमिटेड टू एम लिमिटेड, जो इंटरेस्ट जी एम को पे करेगी, वुड बी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 94 बिकॉज 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 बिकॉज। अब बताओ क्यों? कहां गया? बिकॉज 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 सबसे पहला, सी इसमें 40% होल्ड करती है और सी ने जो है मैचिंग अमाउंट जमा कराया है। क्या हो गया ये? अरे, तो क्या हो जाएगा कि सी होल्ड 40% शेयर्स और सी ने जो है 80% 80 करोड़ जमा कराया, तो क्या हो गया? 1 and 4, तो ये हो गया 1 and 4। अच्छा, एक और चीज देखना, एक और चीज क्या देखोगे? कहां गए अपन? ए इनकॉर्पोरेशन इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है और ए इनकॉर्पोरेशन ने गारंटी दे रखी है, वही चीज हो गई। ए इनकॉर्पोरेशन ने गारंटी दे रखी है और सी इनकॉर्पोरेशन उस पर 40% होल्ड करके बैठा है, मतलब बेसिकली 2 and 3, 2 and 3। तो क्या हो जाएगा बेसिकली? इधर डी इधर ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही को टिक मत करके आ जाना, एक बार सारे ऑप्शन देख लेना, एक ही को टिक करके मत आ जाना, सारे ऑप्शन देख लेना। एक बार मेरी स्क्रीन गायब हो गई है, मैं आपको बता दिया कि भाई आंसर होगा डी, डी फॉर डॉग। क्यों होगा उसका भी अपने रीजन देख लिया। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि भाई एमसीक्यू नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक ही को टिक मत एक ही को टिक करके मत आ जाना, दोनों के केस में 94 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एमसीक्यू नंबर कर लिए कौन कौन से? 13 कर लिया, 12 कर लिया, इधर से देख लेते हैं 13, 12, 10 एंड 13, 12, 10, 11 कर लिया। अब दो छोटी छोटी केस स्टडी दे रखी है वो ओपन कर लेते हैं। देखो केस स्टडी क्या कह रहा है वो समझते हैं अपन। डायग्राम से अपने को समझना पड़ेगा। एक भुवन करके बंदा है, मैंने इधर बनाया भुवन, ये हो गया भुवन। भुवन ने ऑर्डर प्लेस करा ऑन एबीसी मार्केट प्लेस एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई एक इको है एबीसी। अच्छा, आगे देखना, फॉर बाइंग 100 टोस्टर्स अ प्रोडक्ट लिस्टेड बाय डीईएफ सेलर अ पार्टनरशिप फर्म। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई एक फर्म है, नाम क्या है उसका? डीईएफ है। तो बेसिकली जो भुवन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल खरीद रहा है। कितना? 100 टोस्टर्स उसने खरीदे हैं। अच्छा, आगे मुझे बता रखा है कि भाई एबीसी मार्केट प्लेस एक्ट एज अ बायर साइड इको, ठीक है, फॉर मिस्टर भुवन, एज वेल एज सेलर साइड इको फॉर डीईएफ, एंड चार्जेस द कन्वीनियंस फी ऑफ ₹10 पर टोस्टर टू डीईएफ सेलर। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये डी इको है, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये क्या करता है? इससे 10 रुपए की फीस चार्ज करता है। आगे देखना, आगे क्या कह रहा है कि ये डीईएफ सेलर जो है प्रोसेस करता है ऑर्डर को, चार्ज करता है बायर से कितना? 1170। तो मतलब बेसिकली जो सेलर है वो जो माल बेचता है किसको? बायर को, उससे कितना चार्ज करता है? 1170। अच्छा, इंक्लूडिंग पैकेजिंग, शिपिंग, कन्वीनियंस फी। मतलब बेसिकली हम बायर से जो है टोटल चार्ज करते हैं जिसके अंदर सारा अमाउंट इंक्लूडेड हो जाता है। सेलर जो है, सेलर बेसिकली क्या करता है? सेलर जो है एक्सवाइजेड लॉजिस्टिक को 5 रुपए बेचता है फॉर शिपिंग के लिए, एमएनओ रिटेल को 15 रुपए देता है फॉर पैकेजिंग के लिए, एंड कन्वीनियंस फी देता है 10 रुपए के लिए। तो मैंने बताया ना कि सेलर क्या करता है? पहले प्रोडक्ट को पैक कराता है, शिप कराता है, कन्वीनियंस करा के किसको बेचता है? बायर को बेचता है। तो सेलर क्या करता है? बेसिकली शिपिंग चार्जेस किसको देता है? 5 रुपए एक्सवाइजेड लॉजिस्टिक्स को, पैकिंग चार्जेस देता है 15 रुपए के, और कन्वीनियंस फी देता है 10 रुपए पर टोस्टर टू 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 डीएफ सेलर। अब मुझसे बस इतना सा पूछा है कि भाई डीएफ सेलर ने बायर से जो है 1170 पर टोस्टर से क्या करा? बिलिंग करी। मैंने आपको क्या बताया कि जो ये डीएफ सेलर है ना, ये माल बेच रहा है किसको? भुवन को। तो कितनी बिलिंग हो रही है? 100 टोस्टर इंटू 1170, कितना हो गया? 1,17,000 हो गया ना। तो 1,17,000 की बिलिंग हो गई। तो इसने 1,17,000 का माल बेचा,
भुवन क्या करेगा, 1,17,000 इसको पे करेगा। अच्छा ये जो बीच में इको है ये कितना टीडीएस काटेगा, बीच में जो है ये इको है कितना टीडीएस काटेगा, 1,17,000 का 1,17,000 का 1% टीडीएस काट लेगा, सिंपल। आपने 194 ओ पढ़ रखा होगा, 194 ओ मुझे यही तो कह रहे हैं ना कि जो इको है, जो इको है जो पैसे देगा किसको, सेलर को, तो 1% टीडीएस काट लेगा जितना सेल अमाउंट हुआ है। तो 1,17,000 का 1% कितना होता है, 1170। तो देखो दे रखा है, क्या पूछ रहा है कि भाई क्या टैक्स रिक्वायरमेंट है, इज देयर एनी टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय भुवन, अगर हाँ तो कितना टीडीएस कटेगा, बेसिकली यस टैक्स ऑफ 1170 इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, इजी है। अच्छा आगे देखना, एक और चीज समझ, एक और चीज बोल रहा है मुझसे ये कि भाई क्या आंसर 5 का डिफरेंट होता अगर ये इंडिविजुअल होता। मुझे एक चीज बताओ, अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा कि जो डीएफ है ना ये क्या है, फर्म है। अब क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि भाई अब फर्म, फर्म की जगह क्या है, इंडिविजुअल है। अब फर्म की जगह इंडिविजुअल होती तो क्या टीडीएस काटने की जरूरत होती, तो आपने 194 ओ पढ़ रखा होगा, और 194 ओ में क्या पढ़ा था आपने कि अगर सेलर इंडिविजुअल और एचयूएफ है और अमाउंट अप टू 5 लाख है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती। वही पढ़ा था ना अपने, तो वही चीज हो जाएगी कि भाई अपने केस में क्या हो रहा है कि भाई अभी वो इंडिविजुअल बन गया। तो वो ये दे रखा है कि वुड आंसर टू एमसीक्यू नंबर 5 भी डिफरेंट, अगर वो डीएफ क्या होता है, इंडिविजुअल होता, तो बेसिकली आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या दे रखा है, नो टैक्स, नो टैक्स ऑफ इतना स्टिल रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, स्टिल रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड नहीं आएगा, स्टिल रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यस टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो आंसर क्या बनेगा अपना, डी, डी फॉर डॉग। यदि कहानी समझ में आ गई आपको। अच्छा फिर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि जो भुवन है उसने क्या करे, 5 टोस्टर को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया मतलब चेंज करा दिया, और 5 टोस्टर को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया आउट ऑफ द 100 टोस्टर। मतलब क्या बोल रहा है ये, तो अपन क्या देख रहे थे, एमसीक्यू नंबर 8 देख रहे थे। इसके अंदर क्या हुआ है, जो कस्टमर है उसने 5 टोस्टर को तो रिप्लेस कर दिया है और 5 टोस्टर रिप्लेस रिटर्न कर दिए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो इंडिविजुअल था, सॉरी ये जो फर्म था, इसको अपन फर्म देख रहे हैं, ये जो फर्म था इसने 100 टोस्टर बेचे थे किसको, भुवन को। 100 में से इसने क्या करा, 5 तो रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस मतलब चेंज करा लिया, और 5 कार्य रिटर्न कर दिए। अब सवाल आता है कि भाई टीडीएस कैसे कटेगा, तो सीधी सी बात यह है कि जो 5 रिप्लेस कर दिए उसको तो वैसे भी कटना ही था, और जो 5 रिटर्न कर दिए इसका मतलब उतना अमाउंट पे नहीं कटना था, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर ने तो काट लिया। तो क्या करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगली बार उसको एडजस्ट कर लेगा। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिक्वायर्ड फॉर टैक्स डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिप्लेस टोस्टर्स। जो टोस्टर्स रिप्लेस हो गए उससे तो वैसे भी टीडीएस कटना था, तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो टोस्टर रिटर्न कर दिए कस्टमर ने, मतलब उतना उतनी सेल हुई नहीं उस अमाउंट उस पर्सन की, इसका मतलब क्या है, जो रिटर्न कर दिए, जो रिटर्न कर दिए उस पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए था, लेकिन इको ने तो काट लिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने तो काट लिया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जब सामने वाला बंदा सेल करेगा तो आप उसमें जाके एडजस्ट कर लेना, इतना कम, इतना टीडीएस कम काट लेना। तो अमाउंट ऑफ टीडीएस, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन द रिटर्न टोस्टर्स, जो रिटर्न टोस्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अगली बार जाके एडजस्ट हो जाएंगे। कहानी समझ में आ गई आपको। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, ये क्या बोल रहा है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना बीच में, उसने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया किसको, भुवन को और सार्थक को। क्या मतलब है वो देखना, मतलब ये बता रहा है कि भाई ये जो डीईएफ था, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, ये जो डीईएफ था इसने माल बेचा किसको, कस्टमर को। कितने पे बेचा, 1170 पे बेचा, 1170 पे माल बेचा, और किसके थ्रू बेचा, इको के थ्रू बेचा। लेकिन क्या करा बीच में, इको ने जो है इसको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इको ने जो है इसको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब मुझे बताओ इसकी सेल तो कितनी मानी जाएगी, 1,17,000 ही मानी जाएगी ना, इसकी सेल जो है 1,17,000 ही मानी जाएगी। डिस्काउंट किसने दिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने इसको डिस्काउंट दिया कि भाई तो 10 रुपए कम पे कर दे, लेकिन इसकी सेल कितनी मानी जाएगी, इसकी सेल जो है 1,17,000 ही मानी जाएगी। तो इसने तो 1,17,000 का माल बेचा था, इसने अपने पर्सनल लेवल पे इसको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो उससे इसको थोड़ी फर्क पड़ता है, इसकी सेल तो 1,17,000 ही होगी ना। तो टीडीएस कितने पे कटेगा, 1,17,000 पे ही कटेगा। तो क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि भाई अज्यूम करो कि जो अपना बीच में ई कॉमर्स ऑपरेटर था, मतलब बेसिकली एबीसी मार्केट प्लेस था, उसने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया किसको, भुवन को, ऑन द सेल ऑफ टोस्टर्स। तो इज देयर एनी टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, क्या टैक्स काटने की जरूरत है, तो हम कहेंगे बिल्कुल टैक्स तो कटेगा ही, 1,17,000 पे टैक्स कटेगा, ठीक है। तो अपना यस ऑन 1,17,000 पे जो है टैक्स कटेगा, मतलब बोले तो जब भुवन क्या करेगा, मैंने क्या बताया आपको, इसने जब 1,17,000 का माल बेचा इसको, ठीक है, फिर इसने 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया इसको, तो इसकी सेल कितनी मानी जाएगी, इसकी सेल तो मानी जाएगी 1,17,000 रुपए ही, इसकी सेल जो है 1,17,000 रुपए ही मानी जाएगी। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो 1,17,000 पे ही टीडीएस काटेगा। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी का अपन क्वेश्चन नंबर 2.2 पार्ट देखते हैं, वो भी आसान है बहुत, देखना क्या दे रखा है। एक सार्थक करके बंदा है, इधर लिख लेते हैं अपन, एक सार्थक करके बंदा है, इधर लिख लेते हैं, वो सार्थक है, ये हो गया सार्थक।
क्या है, एक सार्थक करके बंदा है, ये हो गया सार्थक। सार्थक प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 500 डेकोर्स वॉल क्लॉक्स ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मतलब बेसिकली सार्थक ने एक ऑर्डर प्लेस करा, क्या है, ओएनडीसी, ओएनडीसी करके कोई प्लेटफॉर्म होगा, उससे जो है इसने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा। फिर देखो क्या देखा है, दीज क्लॉक्स आर लिस्टेड एंड ओन्ड बाय एबीसी मार्केट प्लेस। मतलब एबीसी करके कोई सेलर है, एबीसी मार्केट प्लेस करके सेलर है। तो ये तो हो गया सेलर, ये बीच में ये तो हो गया सेलर, ये हो गया क्या, प्लेटफॉर्म, और ये हो गया सार्थक। सार्थक ने इधर से माल खरीदवाया, सार्थक ने जो है ओएनडीसी से माल खरीदा, और सेलर कौन है, एबीसी। आगे देखना क्या दे रखा है, सार्थक ने पेमेंट करा है, सार्थक सार्थक मेड अ पेमेंट ऑफ 665 वॉल क्लॉक ऑन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म वाया पेटीएम। तो सार्थक ने बेसिकली क्या करा, 665 रुपीज का पेमेंट कर दिया। सार्थक ने बेसिकली 665 रुपीज का क्या करा, पेमेंट करा, किसको, ओएनडीसी को पेमेंट करा। अच्छा, ओएनडीसी ने क्रेडिट कर दिया 655 अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग इट्स कन्वीनियंस फी टू एबीसी मार्केट प्लेस। तो इसने इसको 665 रुपए दिए, 665, ओएनडीसी ने इसको 655 दे दिए अपना कमीशन काट के। अच्छा, आगे देखना क्या कह रहा है कि भाई एबीसी मार्केट पे इनवॉइस ऑफ 665 वॉल क्लॉक इंक्लूड्स शिपिंग चार्जेस ऑफ ₹10, पैकिंग कॉस्ट ऑफ इतना एंड कन्वेंस फी फॉर इतना। कोई लेना देना नहीं इससे, अपने को तो बस इसका, अपने को ये देखना है कि भाई एबीसी ने इसको कितने पे माल बेचा, 665 पे बेचा। तो जब ये ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है, जब इसको पेमेंट करेगा तो 665 पे क्या करेगा, 1% का टीडीएस काट लेगा, सिंपल। ठीक है, 665 पे 1% का टीडीएस काट लेगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई इज देयर एनी टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर प्लेस बाय सार्थक, इफ यस बाय हुम एंड व्हाट अमाउंट टू बी डिडक्टेड। तो बेसिकली सार्थक ने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा, सेलर कौन है, एबीसी, और बीच में कौन आ गया, ओएनडीसी आ गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर जब पेमेंट करेगा इसको, तो 1% टीडीएस काट लेगा। कितना अमाउंट था, 500 इंटू 665 करो, कितना आ रहा है, 500 इंटू 665 करते हैं, चलो कितना आता है, क्योंकि 500 इंटू मैंने करा 665, 3,32,200 आएगा, 3,32,500 आएगा, राइट। इसका 1% करो, कितना आ रहा है, इसका अगर मैंने करा 1%, टीडीएस आ जाएगा 3325। तो आंसर क्या बैठेगा मेरा, यस टैक्स ऑफ इतना इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय ओएनडीसी। कहानी समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज समझते हैं अपन आगे जाके। अपन इधर क्या देखा था कि एबीसी मार्केट प्लेस अगर क्या करता है, सार्थक को 10 रुपए का डिस्काउंट दे देता है, तो टीडीएस क्या होगा। तो अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। अपने क्वेश्चन में अगर अभी आपने देखा होगा तो इसने इसको माल बेचा है कितने का, 665 का। लेकिन अभी जो अपन एमसीक्यू कर रहे हैं वो बता रहा है कि भाई 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया, मतलब अल्टीमेटली इसने माल बेचा कितने पे, 665 पे। तो इसने इसको 665 पे माल बेचा, जब ये पेमेंट करेगा 655 का ही करेगा ना, 665 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 655। तो बेसिकली इसकी सेल कितनी होगी, 655 इंटू 500 का 1%, 655 इंटू 500 का 1% करोगे कितना आएगा, तो 655 इंटू 500 करो, जाएगा 3,27,500, 3,27,500। करो सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे अगर आप देखोगे तो 3,27,500 पे टीडीएस कटेगा। इजी है, आपको समझ में आ गई होगी कहानी। अब इसका अपन आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ अपने गड़बड़ तो नहीं करी ना। क्या है अपना ये, तो 5 से लेके सॉल्यूशन पे आ जाओ। क्या देखा है, बी ए डी सी सी, बी ए डी सी सी, देखो ये रहा बी, ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी, और ये हो गया इजी। अब चलते लास्ट केस स्टडी पे, फर्स्ट जो छोटी सी केस स्टडी अगेन। देखो क्या दे रखा है, ट्रियो इनकॉर्पोरेशन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री टी। एक कंपनी है जो कंट्री टी के अंदर क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। वो क्या बनाती है, कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स बनाती है। आगे देखना, इट ऑल्सो ओन्स एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट अटायर। मतलब बेसिकली जो ये ट्रियो कंपनी है ना, इसका एक क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसपे वो क्या करती है, ऑनलाइन माल बेचती है लोगों का। नीचे लिमिटेड, नीचे गिरी हुई लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी इंपोर्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम ट्रियो लिमिटेड। तो बेसिकली ये जो नीचे गिरी हुई कंपनी है, ये ट्रियो कंपनी से क्या करती है, माल इंपोर्ट कराती है। अच्छा, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नीचे गिरी हुई लिमिटेड ने डिड नॉट इंपोर्ट एनी कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स फ्रॉम ट्रियो। लेकिन 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 इसने जो है क्या करा है, 5,50,000 का पेमेंट करा है फॉर एडवर्टाइजिंग इट्स बिजनेस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टायर। क्या लगेगा इस पे, इक्वलाइजेशन लिबाई लगेगा, और कितने पे लगेगा, 6% पे लगेगा, अगर आपने प्रोविजन पढ़ रखा है तो। 165 ए, सेक्शन 165 ए, 6% पे ये लगेगा। अच्छा, इसमें दे रखा है कि जो अपनी नीचे गिरी हुई लिमिटेड है, ये बहुत ही गिरी हुई कंपनी थी, इसने टीडीएस भी डिडक्ट नहीं करा और ईएल भी डिडक्ट नहीं करी।
ठीक है, कितनी गिरी हुई कंपनी आप देख सकते हो, इसने ना तो टीडीएस डिडक्ट करा, ना ही कोई ईएल डिडक्ट करा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि जो ये नीचे गिरी हुई लिमिटेड है, इसने जो एडवर्टाइजिंग कंपनी का पेमेंट करा है, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का पेमेंट करा है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हम कहेंगे कि भाई आपको जो है ईएल काटना था और आपने ईएल नहीं काटा, आपने जो है ईएल काटना था और आपने ईएल नहीं काटा, तो आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी कितने की? 33,000 की। अब मुझे बताओ कि जो नीचे गिरी हुई लिमिटेड थी, इसने कितने का पेमेंट करा है? 5,50,000 का पेमेंट करा है। तो मैं लिख देता हूँ 5.5 लाख इंटू मैं 6% करूंगा तो कितना आ जाएगा? 33,000 रुपया जाएगा, 33,000। तो बेसिकली आपको जो है ईएल काटना था कितना? आपको जो है ईएल काटना था 33,000 का, आपने नहीं काटा, और नहीं काटा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी कितनी? 33,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ईएल। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या नीचे गिरी हुई लिमिटेड और ट्रियो लिमिटेड एसोसिएट एंटरप्राइज है। ठीक है, अब मुझे आगे अपन इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो ये नीचे गिरी हुई लिमिटेड थी ना, ये इतनी गिरी हुई लिमिटेड थी कि भाई टीडीएस नहीं काटती, ईएल नहीं काटती, लेकिन लोन दे देती है। बताओ, इसने जो है 2.5 करोड़ का लोन दे दिया, नीचे गिरी हुई लिमिटेड ने 2.5 करोड़ का लोन दे दिया। ठीक है, अच्छा अभी दे रखा है कि भाई जिस दिन लोन दिया उस दिन सामने वाले के एसेट्स कितने थे? 4.52 करोड़ के एसेट्स थे। करो कितना आ रहा है ये? अपन को ये पता है कि भाई अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है और लोन का अमाउंट एटलीस्ट 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट होता है अदर एंटरप्राइज का, तो उसको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिया जाता है। अपने 2.5 का लोन दिया है और टोटल अमाउंट कितना है बुक्स वैल्यू का? इतना, तो 2.5 डिवाइड बाय करो। 2.5 डिवाइड बाय अगर मैं करता हूँ 4.52 इंटू अगर मैं 100 करता हूँ तो ये बैठेगा कितना? 55% समथिंग का, विच इज ग्रेटर देन 51%। मतलब ये दोनों क्या हुई? एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। तो अपन कहेंगे क्या कहेंगे? अरे अपन कहाँ गए? अपन कहेंगे कि भाई ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। क्यों है? क्योंकि लोन एडवांस बाय नीचे गिरी हुई लिमिटेड टू इतना इज नॉट लेस देन 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ जाइलो इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, ये टीओ लिमिटेड लोगों ने गलत दे रखा है क्वेश्चन में, इधर इसकी जगह आएगा जाइलो। आई समझ आ गई आपको? अब आ जाओ आगे, आगे आ जाते हैं अपन। ट्रियो लिमिटेड जो है उसने क्या करा है? 3500 इक्विटी शेयर्स बेचे हैं। ट्रियो लिमिटेड ने जो है 3500 इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, और कितने पे बेचे हैं? 102 पे बेचे हैं। दोनों शेयर्स क्या थे? ये जो शेयर्स थे इस पे उन लोगों ने एसटीडी पे करा है, एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। मतलब क्या लगेगा? 112 ये लगेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, सेल करिए मैंने 102 पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 36.4, लेकिन लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है? 31/1/2018 को 90। तो 102 माइनस 90 कर देना, इंटू 3500 कर देना, वो आपका क्या जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अंडर 112 ए। करो कितना आ रहा है? 102 माइनस 90 करते हैं अपन, आ जाओ। 102 माइनस अगर मैं 90 करता हूँ तो कितना आएगा? ये 12 रुपए आ जाएगा। 12 इंटू 3500 करो, कितना आ रहा है? 12 इंटू अगर मैं 3500 करता हूँ तो बैठेगा मेरा 42,000 का। ठीक है, तो अपने को जो है क्या हुआ है? अपने को बेसिकली 112 ए के अंडर 112 ए के अंडर 42,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, राइट। आ जाओ अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि भाई जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इसको क्या होगा? तो हम कहेंगे कि भाई जो 42,000 का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको पता है कि भाई 112 ए के अंडर अप टू 1 लाख तक क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉल। ठीक है, कहानी समझ में आ गई आपको? आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इजी है ना आरटीपी? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट देखना क्या दे रखा है? नीचे गिरी हुई लिमिटेड, बहुत गिरी हुई लिमिटेड है, बहुत गिरी हुई लिमिटेड कंपनी बार बार आ जाती है। देखना नीचे गिरी हुई लिमिटेड ने क्या करा। नीचे गिरी हुई लिमिटेड को ड्राफ्ट ऑर्डर मिलता है एओ का एज पर 144 सी। 144 सी में आपको पता होगा क्या होता है कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग का केस होता है, या फिर अगर आप एनआर या फॉरेन कंपनी हो तो उस केस में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एसएससी के पास जाता है। तो 144 सी के अंदर एओ ने उसको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया। ठीक है, हाउएवर नीचे गिरी हुई लिमिटेड डज नॉट प्रिफर एन अपील टू डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल को अपील नहीं करती है, लेकिन वो क्या करती है? सीआईटी बिल्स में जाना चाहती है। तो मैंने आपको बताया 144 सी के अंदर क्या होता है कि भाई दो तरह के ऐसे कवर होते हैं, दो तरह के एसएससी कवर होते हैं, एक तो एनआर और फॉरेन कंपनी, और एक ऐसा एसएससी जिसकी वजह जिसकी इनकम में चेंज आया ड्यू टू टीपीओ ऑर्डर, वो क्या कर सकते हैं? डीआरपी में अपील फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो क्या करता है? ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एसएससी को देता है, फिर वो ऑब्जेक्शन फाइल करता है किसको? डीआरपी को। इस केस में कह रहा है कि भाई नीचे गिरी हुई लिमिटेड कंपनी बहुत गिरी हुई कंपनी थी, उसने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करा, उसने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करा डीआरपी को, लेकिन वो क्या करना चाहती है? सीआईटी अपील्स में जाना चाहती है। अब बताओ अलाउड है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हम कहेंगे कि भाई आप ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते थे, अपील भी जा सकते थे, तो क्या हो जाएगा? इधर ए और बी। आप क्या कर सकते हो? इधर ए और बी फॉलो कर सकते हो। अब देख लेते हैं इसके अपने आंसर्स क्या निकल के आए। 1 2 3 4 डी ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है,
सब कुछ खत्म हो गया, बस एक अपना एक क्वेश्चन बच रहा है, वो भी अपन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से समझना। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 वर्किंग पार्टनर्स हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 3 वर्किंग पार्टनर्स है, एबीसी, और एक नॉन वर्किंग पार्टनर है डी, जिसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केटल्स। अब इस इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से समझना। इनका टोटल टर्नओवर कितना है? इनका टोटल टर्नओवर है 2 करोड़ 80 लाख का। टोटल टर्नओवर इन लोगों ने कहा 2 करोड़ 80 लाख का टर्नओवर है। रब कर देते थोड़ा सा। अच्छा, इस टोटल टर्नओवर में से कैश में कितना टर्नओवर है? 10,50,000 का। तो देखो, कैश रिसीट्स आउट ऑफ द टर्नओवर इन वन अबव। तो 2 करोड़ 80 लाख में से 10,50,000 क्या है? बेसिकली कैश में आपको मिला है। अच्छा, फिर देखना, 2 करोड़ 80 लाख में से आपको जो है 2 लाख मिला है चेक के थ्रू, विच इज नॉट अकाउंट पे चेक। तो मतलब इसको क्या मान लिया जाएगा? ये भी कैश के थ्रू ही मिला है। तो रिसिट बाय चेक जो अकाउंट पे चेक नहीं है, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं अपन कि भाई 10,50,000 और 2 लाख कैश में ही मिला है, अपन ये मानेंगे। इतनी कहानी समझ आ गई। अब देखना, ये जो फर्म है इसने क्या करा है, बेसिकली इस फर्म ने कोई प्लॉट बेचा है। कितने का बेचा है? 57 लाख का बेचा है। 57 लाख का प्लॉट बेचा है और उसमें से 16,80,000 कैश में रिसीव करे हैं। तो देखो क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ कैश कंसिडरेशन फॉर द प्लॉट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम टू अबव। तो 57 लाख में से 16,80,000 इसको क्या मिला है? कैश में मिला है। अच्छा, इस फर्म ने टोटल पेमेंट करा है कितने का? इस फर्म ने बेसिकली टोटल पेमेंट करा है 1,95,00,000 का, जिसमें से अपन ने क्या करा है? 4,50,000 का कैश में करा है। अच्छा, इसने एक और चीज बताई कि जो कैश में पेमेंट करा है ना, जो अपन ने कैश में पेमेंट करा है, बेसिकली सब 10,000 से कम है। सब कुछ 10,000 से कम है, एक्सेप्ट सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ मेड टू अ विच इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। बेसिकली क्या होगा, 40A3 में ये कैश पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो, अप टू 10,000 तक का पेमेंट कर सकते हो किसी पर्सन को पर डे। तो अपन ने क्या करा है कि भाई अपन ने 12 महीने का पेमेंट करा है इंटू 12,000, 12,000 इंटू 12 मतलब 1,44,000 का क्लर्क को पेमेंट करा है, कैश में पेमेंट करा है। तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ कर दिया जाएगा किधर? 40A3 में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना आगे, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन अपने को बता रखा है कि भाई नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 8,65,000 का, किसका? फर्म का। फिर इन लोगों ने बता रखा है कि भाई अपन ने 60,000 पर मंथ क्या करा है? रेमुनेशन पे करा है टू ईच पार्टनर एज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। अपने जो है रेमुनेशन पे करा है कितने का? 60,000 पर मंथ का पे करा है। किसको? ईच पार्टनर को पे करा है, सारे पार्टनर्स को अपने इतना रेमुनेशन पे करा है। फिर अगर आप देखोगे, आपने जो है बी के कैपिटल पे उसको 15% जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करा है। बी के कैपिटल पे बी को जो है 15% इंटरेस्ट प्रोवाइड करा है। और अगर आप आगे इन्फॉर्मेशन देखोगे, आगे ये कह रहे हैं कि भाई 75,000 का हमारा क्या है? बिजनेस लॉस है। द फर्म हैज ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ 75,000। द फर्म हैज ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ 75,000, और ये कह रहा है कि भाई टिल प्रीवियस ईयर 22-23 फर्म गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड एवरी ईयर। अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 23-24 चल रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये कह रहा है कि भाई फर्म ने जो है, जो फर्म ने प्लॉट बेचा था, गिरा ना, फर्म ने जो प्लॉट बेचा था ना, कितने का बेचा था? 57 लाख का बेचा था। ये फर्म ने ये प्लॉट एक्वायर करा है कितने का? 12 लाख का एक्वायर करा था 2019 में। 2019 में जो है 30/4/2019-20 में बेसिकली 12 लाख का अपनी एक्वायर करा था, और ये सीआईए मुझे दे रखी है। अब देखो क्या कह रहा है, करंट ईयर में, करंट ईयर में फर्म डू नॉट वांट टू गेट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। करंट ईयर में जो है फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराना चाहती, ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो 44 AD के अंदर अपने प्रॉफिट को 6% और 8% डिक्लेयर कर सकता है। और अगर वो ऐसा कर देता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इतनी कहानी समझ आ गई। अब देखो, ये कह रहे हैं कि भाई करंट ईयर में कंपनी को जो है ऑडिट नहीं करानी, करंट ईयर में कंपनी को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी, ऑडिट नहीं करानी। तो बेसिकली क्या करेगा वो 44 AD में चला जाएगा। 44 AD में अगर वो 6% या 8% डिक्लेयर कर देगा, तो वो क्या कर सकता है? बेसिकली 44 AD में अपनी इनकम को डिक्लेयर करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट से बच सकता है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो देखते हैं अपन। 44 AD की आपको लिमिट पता होगी। 44 AD की लिमिट क्या होती है? 2 करोड़ होती है और 3 करोड़ होती है, ठीक है। 2 करोड़ होती है, 3 करोड़ होती है। अब अपन ये केस में अपन एनालिसिस करते हैं। अपने केस में अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि भाई आपका टर्नओवर जो है वो कितना है। आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे? 3 करोड़ वाली लिमिट चेक करेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे? बेसिकली 3 करोड़ वाली लिमिट चेक करेंगे। 3 करोड़ वाली लिमिट मुझे ये कहती है कि भाई 3 करोड़ वाली लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपको कैश में रिसिप्ट मिली है, जो भी आपको क्या मिला है? कैश में रिसिप्ट मिली है। जो भी आपको कैश में रिसिप्ट मिली है, मैं लिख देता हूं, कैश में जो रिसिप्ट मिली है वो अप टू 5% ऑफ आपका टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर है। तो क्या हो सकता है कि भाई आपकी जो 2 करोड़ की लिमिट है वो क्या हो जाएगी? 3 करोड़ की लिमिट मान ली जाएगी। अब मुझे ये चीज बताओ कि भाई अपना जो मैं लिख लेता हूं,
अपना जो टर्नओवर है वो कितना है, अपना टर्नओवर है 2 करोड़ 80 लाख का, इतनी कहानी आपको दिख रही होगी। तो मुझे टर्नओवर तो मिल गया, अब मुझे चाहिएगा कैश रिसिप्ट। अब मुझे बताओ कैश में रिसिप्ट कौन कौन सी है, 10,50,000 की ये है और 2 लाख की ये है, कितनी हो गई, 12,50,000 हो गई। ठीक है, तो 10,50,000 ये हो गया और 2 लाख ये हो गया, तो कैश रिसिप्ट कितनी आ गई मेरी, 10,50,000 और 2 लाख, कितना हो गया टोटल, 12,50,000। तो देखो अपना क्वेश्चन कौन सा था तो अगर आप क्या करते हो बेसिकली 12,50,000 को डिवाइड करते हो 2 करोड़ 80 लाख से, तो आपको मिलेगा 4.46%। तो अप टू 5% है ना, मतलब अपनी लिमिट क्या हो जाएगी, 3 करोड़ हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है, आपको बेसिकली 12,50,000 को डिवाइड करना है 2 करोड़ 80 लाख से, और अपना क्या निकल के आ गया, 5% से कम निकल के आ गया। 5% से कम निकल के आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन 44 एडी के लिए एलिजिबल है, 44 एडी के लिए एलिजिबल है। अच्छा, अगर मैं 44 एडी के लिए एलिजिबल हूं तो मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी सेल का 6% और 8% डिक्लेयर कर सकता हूं। अच्छा 6% किसका करूंगा, जो मुझे इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है, 8% किसका करूंगा, जो मुझे अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है। अब आ जाओ, देखो मुझे इलेक्ट्रॉनिक मोड से कितना मिला है, आप देख सकते हो कि भाई मुझे अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है 12,50,000 का। देखो ये रहा ना, 12,50,000 मुझे मिला है कितना, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो 12,50,000 मुझे मिला है अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो मैं इधर लिखता हूँ क्या, इधर मैं लिखूंगा 12,50,000 का करूंगा 8%, और बाकी कितना हो जाएगा, बाकी बेसिकली हो जाएगा 2 करोड़ 80 लाख में से, 2 करोड़ 80 लाख में से मैं 12,50,000 कर दूंगा, उसका कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो वही लोगों ने कर रखा है, देखो 12,50,000 का 8% कर दिया, इधर मैं टिक कर देता हूँ, 12,50,000 का 8% कर दिया, और बैलेंस 2 करोड़ 80 लाख में से 12,50,000 करा, उसका मैंने 6% कर दिया, तो मेरा कितना निकल के आ गया, टोटल 17,05,000 निकल के आ गया। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो जब मैं 6% 8% डिक्लेयर कर दिया तो मेरे को कोई खर्चा वर्चा नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करा जाएगा। ठीक है, कोई खर्चा नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करा जाएगा, एक्सेप्ट चैप्टर 6 से, क्योंकि चैप्टर 6 से ओवरऑल नहीं करता। बेसिकली जो आपके 44 एडी है, 44 एडी वाले सेक्शन है, वो कौन से, वो पीजीवीपी को ओवररूल करते हैं, पीजीवीपी को ओवररूल करते हैं, चैप्टर 6 से को ओवररूल नहीं करते। इसका मतलब ये कि जो ब्रॉड फॉर बिजनेस लॉस है उसका आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन में ये तो खर्चे मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको जो ब्रॉड फॉर लॉस का डिडक्शन दे दिया जाएगा, तो 75,000 का आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, ये 16,30,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आपका कैपियंस निकालते हैं अपन। देखो आपने जो है बेचा कितने पे, 57 लाख पे बेचा है, खरीदा कितने पे था, ये 12 लाख पे खरीदा था, तो 12 लाख अपन क्या करेंगे, इंडेक्सेशन कर लेंगे। तो 57 लाख और 12 लाख का इंडेक्सेशन कर दिया, मेरा कैपिटल गेन निकल के आ गया कितना, इतना, तो मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई 58,85,017। इसको मैंने क्या करा, राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट 10। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैंने ये सब कर लिया तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 देखना। पार्ट 2 मुझे क्या कह रहा है वो देखते हैं। पार्ट 2 मुझे ये कह रहा है कि जो आपको 2 लाख मिला है उसको अचूव करो 4 लाख है, तो कंप्यूट द टोटल इनकम assuming that instead of 2 lakh from receipt 4 lakh by check other than account पे check। मतलब क्या बोल रहा है ये कि इस 2 लाख को 4 लाख मान लो, तो जैसे ही इस 2 लाख को 4 लाख मानोगे तो क्या हो जाएगा, 14,50,000 हो जाएगा। 14,50,000 डिवाइड में 2 करोड़ 80 लाख करोगे तो 5% से ज्यादा हो जाएगा, तो आप जो है 44 एडी नहीं ले सकते, आप 44 एडी नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको नॉर्मल पोजीशन से क्या करनी पड़ेगी, अपनी इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली नॉर्मल पोजीशन से अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब आ जाओ, नॉर्मल पोजीशन से इनकम कैलकुलेट करते हैं अपन। आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 8,65,000, तो मैं क्या करूंगा, 8,65,000 बेसिकली अपनी ले लूंगा नेट प्रॉफिट। 8,65,000 में क्या करूंगा, बेसिकली नेट प्रॉफिट ले लूंगा। आप 44 एडी नहीं ले सकते, इसका मतलब आपको नॉर्मल प्रोविजन में जाना पड़ेगा। मैंने क्या करा, 8,65,000 नेट प्रॉफिट ले लिया। अब आ जाओ इधर, आपने इंटरेस्ट पे कर रखा है 15%, अलाउ कितना होता है 12%, मतलब 3% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। 10 लाख का 3% कितना होता है, 10 लाख का 3% होता है बेसिकली 30,000 रुपए, तो मैंने 30,000 रुपए एडबैक कर दिया। आपने जो है रेमनेशन पे करा है 60,000 पर मंथ का, अपन क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट निकाल के रेमनेशन कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पार्टनर्स कितने थे, अपने पार्टनर्स थे 4, तो 60,000 इंटू 4 करो इंटू 12 करो, अब अमाउंट कितना बैठेगा आपको, आपका अमाउंट हो जाएगा 28,80,000। कैलकुलेट कर लेते हैं, 60,000 इंटू 4 इंटू 12 करता हूं मैं, कितना हो जाता है ये 28,80,000। मैंने क्या करा, एडबैक कर दिया। आपने जो क्लर्क को कैश में पेमेंट कर दिया था, ये ना क्लर्क को आपने जो कैश में पेमेंट कर दिया था वो भी आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो मेरा कितना निकल गया, 39,15,000 आ गया मेरा पीजीपी इनकम। अगर आपने एक चीज समझी होगी, ऊपर दे रखा है, आपने जो प्रॉफिट बेचा था उसका प्रॉफिट अपने पीएल में क्रेडिट कर दिया था। प्रॉफिट कितना हुआ था, परचेज प्राइस मेरी बुक्स में इतनी थी, सॉरी सेल प्राइस मेरी बुक्स में थी 57 लाख,
परचेज प्राइस मेरी कितनी थी, परचेज प्राइस मेरी कहाँ गई, तेरी तो परचेज प्राइस मेरी 12 लाख, तो 57 माइनस 12 करोगे कितना था, 57 ही था ना, 57 माइनस 12 करोगे तो बेसिकली कितना आएगा, 45 आएगा, राइट। 45 आपका प्रॉफिट आपने क्या करा, जैसे लेस कर दिया, तो आपका बुक प्रॉफिट निकल के आया कितना, नेगेटिव 5,81,000। आपका जो बुक प्रॉफिट है वो नेगेटिव निकल के आया कितना, 5,81,000 का आपका जो है बेसिकली बुक प्रॉफिट निकल के आया। तो देखो बेसिकली अपना जो है बुक प्रॉफिट निकल के आया नेगेटिव 5,81,000 का। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, बुक प्रॉफिट निकल के आ गया, तो अपना प्रोविजन क्या कहता है कि भाई अप टू 3 लाख, या फिर इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस क्या होता है 1.5 लाख या फिर 90%, 1.5 लाख या 90% विच एवर हाई लेते हैं अपन, ठीक है। अपना तो लॉस का केस है तो क्या हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। तो अपना बुक अपना रेवन्यूशन अलाउेबल कितना है, 1.5 लाख का। तो मेरा रेवन्यूशन अलाउेबल कितना हो जाएगा, 5,81,000 में से 1.5 लाख का जो है मेरा रेवन्यूशन अलाउेबल कर दिया। मेरा बिजनेस लॉस कितना निकल के आ गया, 7,31,000 का मेरा जो है बिजनेस लॉस निकल के आ गया। जो पिछले साल का बिजनेस लॉस था वो भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अपन वही कैपियंस निकाले, कैपियंस निकाले जैसे अपन ऊपर निकाले थे 42,55,017। अच्छा, 42,55,017 से मैं क्या करूंगा, 7,31,000 के बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दूंगा। पिछले साल के सेट ऑफ नहीं हो सकते क्योंकि आपको पता है वो जब पिछले साल से अपन कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं तो अपन क्या करेंगे, उसी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन करंट ईयर का जो लॉस होता है, करंट ईयर लॉस होता है उसको आप जो है क्या कर सकते हो, इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हो। तो 42,55,017 में से मैंने ये लेस कर दिया, मेरा कितना निकल गया, 35,24,017 मेरा जो है टोटल इनकम निकल के आ गई। आपको कहानी समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज देख लेना, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अपना जो है क्योंकि अपना बेसिकली क्योंकि 5% से क्रॉस कर गया था तो आप 44 एडी नहीं ले सकते। अब सवाल आता है कि बुक्स को कौन ऑडिट कराए कि नहीं कराए, तो 44 एबी में आपने पढ़ रखा है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी है, लेकिन ये 1 करोड़ लिमिट 10 करोड़ जाती है अगर आपकी एग्रीगेट कैश रिसिप्ट, अगर आपकी एग्रीगेट कैश रिसिप्ट कितनी है, अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स है, एंड एग्रीगेट कैश पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई आपकी एग्रीगेट कैश रिसिप्ट कितनी है, आपकी कैश में कौन कौन सी रिसिप्ट है, आपकी कैश में रिसिप्ट है ये और ये कितना हो गया, ये 1680 प्लस 1250, तो ये रहा 1680 और 1250। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि भाई अपन कौन सा पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट नंबर कर रहे हैं 2। पॉइंट नंबर 2 के केस में उसने ये कह दिया कि भाई 2 लाख को आप क्या मानना, 4 लाख मानना। तो अपन क्या करेंगे बेसिकली 1680 1050 और इसको 4 लाख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा टोटल निकल के आ जाएगा 31,30,000। अच्छा, एग्रीगेट रिसिप्ट मेरी कितनी है, तो टोटल टर्नओवर कितना है मेरा, मुझे एक तो पैसा ये मिला है टोटल टर्नओवर का, और एक मुझे 57 लाख मिला है, तो कितना हो जाएगा ये 337, राइट। तो कितना हो गया, 337 हो गया। तो परसेंटेज निकाला मैंने, परसेंटेज मैंने निकाला, बेसिकली परसेंटेज कितना निकल के आ रहा है, द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट कैश रिसीट इज 9.2857, 5% से ज्यादा है। 5% से ज्यादा हुआ मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे को मेरी लिमिट 1 करोड़ ही रहेगी, टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ ही रहेगी, एंड क्योंकि मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो मुझे बुक्स अकाउंट ऑडिट कराने ही पड़ेंगे, तो उसके बेसिस से मैंने टोटल इनकम भी निकाल दी। अच्छा तो ये अपनी पूरी आरटी सॉल्व हो गई, ये अपनी जो है पूरी आरटीपी अपन ने जो है सॉल्व कर दी। ऑलराइट, ये अपन ने पूरी आरटीपी सॉल्व कर दी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डीटी का मई 25 का एंड नवंबर 25 का बैच भी लॉन्च करा है, ठीक है, जिसमें 120 घंटे में मैं आपका जो है डीटी पूरा स्क्रैच से एडवांस तक पूरा करा दूंगा। अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना हो तो आप जो है क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, उधर से जाके क्लासेस परचेज कर सकते हो। ऑलराइट, वीडियो को प्लीज लाइक करना, कमेंट करना एंड जरूर शेयर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के कंटेंट और लाता रहूं। ऑलराइट गाइस, बाय।